हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य सिद्दीकी, आपका मास्टर। हम पढ़ रहे हैं नीट फाइनल टच रिवीजन कोर्स, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पिछली क्लास में हमने चुंबकत्व पे चर्चा करी, चुंबकत्व खत्म कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम स्टार्ट करते हैं आपके थ्योरी से और एनसीईआरटी पर लेकर चलते हैं आपको, जिसमें लिखा है यहां पर टॉपिक का नाम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। भूमिका हम हमेशा की तरह नहीं पढ़ेंगे आज भी, और आप पढ़ेंगे इस भूमिका को। हम आगे चल के बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं किसी की तो बात करेंगे। फैराडे का नियम निकल गया, देखो 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 देखो, लेंस का नियम भी आ गया, सब पर हम आने वाले हैं। गतिक विद्युत वाहक बल पे हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे जो पुरानी चीजें अभी मैंने यहाँ पेज निकाले हैं उनके ऊपर वापस चलेंगे। गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है समझते हैं पहले हम। गतिक विद्युत वाहक का बल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं इसको मोशनल ईएमएफ बोलूंगा, गतिक विद्युत वाहक बल बोलूंगा तो मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। मोशनल ईएमएफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा देखिए क्या करना है हम इसको, देखिए यहां पे इसको दिखा रखा है कि अगर इस रॉड को, एक रॉड को इस प्रकार से चलाया जाता है, इस रॉड को इस प्रकार से चलाया जाता है, ठीक है। ये रॉड दे रखी है आपको, इसको v वेग से चलाया जा रहा है किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ इसके साथ घटनाएं घटती हैं। वो घटनाएं हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या घटनाएं के साथ घटती हैं। तो आइए देखिए, मान लीजिए आपके पास के पेन दे दो भाई हमें, ये पेन हमारे पास आ गया है, ठीक है। और ये थोड़ा सा और ये कलर भी आ गया है। ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, छड़ है, छड़ 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 धातु की छड़ मान लें, चलो धातु की छड़ है आपके पास ये, ठीक है। और ये धातु की छड़ जो है किसकी बनी हुई है, धातु की बनी हुई है। धातु के अंदर क्या होते हैं, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, ये आपके पास छड़ ले लिए और आपने कहा है कि इसको आपने इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है, ठीक है। सब जगह पूरे बोर्ड में मान लो कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और इस बोर्ड में अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र में आपने इस छड़ को रख दिया है, ठीक है। अच्छा देखो देखो देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या होगा। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो भी फ्री है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर सकते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ और मैं कहता हूं कि ये जो रॉड है, ये जो छड़ है, वो कुछ इस प्रकार यहां पर इस तरफ चल रही है, गतिमान है v वेग से, ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई। अच्छा देखो, क्या मैं कह सकता हूं रॉड चल रही है v वेग से, या फिर कह सकता हूं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी v वेग से ही चल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भी v वेग से चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फोर्स जो है वो महसूस करेंगे, इनके पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा देखें तो हम किससे निकालते हैं, क्यू वी क्रॉस बी से। याद करो, फोर्स निकालने का फॉर्मूला बताया था, चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर फोर्स निकाला जाता है क्यू वी क्रॉस बी से। यहां से निकालते हो तो क्यू वी क्रॉस बी करते हो, अंदर की तरफ आपके पास आता है और फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है ऊपर की फोर्स लगता, अगर क्योंकि नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो आप देख पाओगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ आकर इकट्ठे होने लगेंगे, ठीक है भाई। इस तरफ आगे इकट्ठे लगेंगे और यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और नीचे एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। बन गया भाई, बिल्कुल नीचे एक नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। अगर ये टर्मिनल नीचे ऊपर बन गए हैं तो फिर क्या किया जाए, तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनने की वजह से इस रॉड के अंदर, इस छड़ के अंदर एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा मतलब कह सकते हैं हम कि यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा छड़ के गति की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। वही चीज यहां पर बता रखी है, हम इसको पढ़ लेते हैं। किसी एक समान काल स्वतंत्र टाइम इंडिपेंडेंट चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रिजु चालक पर विचार कीजिए। चित्र 6.10 में आयताकार चालक PQRS दर्शाया गया है, जिसमें चालक PQ स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। छड़ PQ को स्थिर वेग v से बाईं और चतुर्भुज दिशा अनुसार चलाया जाता है। मान लीजिए घर्षण के कारण किसी प्रकार की ऊर्जा को क्षय नहीं हो रहा है। PQRS एक बंद परिपथ बनाता है जिसमें घिरा क्षेत्रफल PQRS की गति कारण परिवर्तित होता है। इस समान चुंबकीय क्षेत्र में 20 प्रकार रखा गया है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र का विलंबत है। यदि लंबाई RQ जो है x के बराबर है, जो है L के बराबर, चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहा है BLX, ठीक है। अच्छा, इसको पर अपन आएंगे, चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। पहले आपने समझ लिया कि यहां पर ईएमएफ जनरेट कैसे होता है। तो अगर मैं बनाना चाहता हूं इसको एक बैटरी के रूप में, ठीक है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, बैटरी मतलब एक ईएमएफ के रूप में, तो ये इस छड़ को मैं इस प्रकार दिखा सकता हूं, जहां पर ये ई का जो मान होगा ये इस कारण से डेवलप हो गया है। तो आपको कारण समझ में आ गया कि यहां पर कारण क्या हुआ है इसके ईएमएफ के जनरेट होने का, ठीक है। क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऐसी सब घटनाएं हो गई हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, देखो यहां पे क्या दे रखा है, ई जो होता है माइनस d∅/dt के बराबर होता है, BLV के बराबर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। वहीं एक चीज हम जानते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं अगर आप नहीं भी जानते हो, ठीक है। तो लेंज ने क्या कहा है, लेंज ने बोला कि आपके पास जो ईएमएफ जो जनरेट होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो होता है d∅/dt के बराबर। ई जो होता है वो माइनस d∅/dt के बराबर होता है,
ठीक है, इस चीज को आप याद रखो लेंस के नियम से कि ई जो होता है वो माइनस डी फाई बटे डी टी के बराबर होता है, जहां पर फाई क्या होता है, फाई होता है फ्लक्स। ठीक है भाई, फाई होता है फ्लक्स। कैसे होगा फ्लक्स, कैसे कहां से आएगा? तो हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक परिपथ है, परिपथ कैसे कह सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की रेल्स हैं। ठीक है, रेल्स हैं। ठीक है, यहां पर हमने ये तार बना रखा है, तार के ऊपर हमने यहां पर एक छड़ रख रखी है। छड़ जो है ये अंदर की तरफ मूव कर सकती है, चल सकती है। ठीक है, यहां अंदर की तरफ ये मूव कर सकती है, चल सकती है, और सब जगह यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये छड़ जो है चल रही है। अगर ये छड़ चल रही है तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कितना ईएमएफ जनरेट होगा, वो माइनस डी फाइव बटे डी टी से दिया जाएगा। अब माइनस डी फाइव बटे डी टी क्या लिखें भाई? क्या हम इसका फ्लक्स पता कर सकते हैं? इसके अंदर फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम भाई? कहां गया पीछे, हमने फ्लक्स निकाल रखा है। देखो उन्होंने बोला है कि फाई का जो मान होगा वो बी इंटू एल इंटू एक्स के बराबर होगा। अगर आप फ्लक्स की बात करते हो तो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते थे वो होता था ई इंटू ए। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके विद्युत क्षेत्र को आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहां पर आप बात करोगे तो जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा भाई? ये होगा आपका बी इंटू ए के बराबर। तो बी कितना है? मैग्नेटिक फील्ड तो बी है यहां पर, और ए कितना हो जाएगा यहां पर? ठीक है, इसकी लंबाई जो है एल के बराबर है, उसकी चौड़ाई जो है एक्स के बराबर है, तो एल इंटू एक्स के बराबर आपके पास यहां पर एरिया आ जाएगा। तो फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर कहां गया फ्लक्स की, अगर इसके अंदर बात करता हूं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? इधर आओ, फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहां पे देखोगे आप कि फ्लक्स का जो मान होगा वो बीएलवी के बराबर आएगा। कैसे आ जाएगा भाई? कैसे आ जाएगा भाई? सॉरी, ई का जो मान होगा वो बीएलवी के बराबर हो जाएगा। थोड़ा डार्क कलर ले लिया जाए, डार्क कलर दे दो भाई। ई का जो मान फ्लक्स का जो मान आपके पास आया वो आया बी इंटू ए। बी इंटू ए, एरिया कितना है इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि बी एल एक्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको डी फाइव बटे डी टी करूं तो कितना हो जाएगा भाई? बी एल, एल तो कांस्टेंट है। ठीक है, और डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, अच्छा ये अपने पास आ जाएगा यहां पर। और डी एक्स बटे डी टी क्या होगा भाई? डी एक्स बटे डी टी होता है कि इसका वेग कितना है। डी एक्स बटे डी टी क्या होता है? जितने वेग से चल रहा है वो वेग हो जाएगा। तो डी फाइव बटे डी टी कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? ये हो जाएगा बी एल वी के बराबर। और हम ये जानते हैं कि ई का जो मान होता है वो माइनस डी फाइव बटे डी टी के बराबर होता है। ठीक है, तो ई का जो मान आएगा हमारे पास वो बीएलवी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बीएलवी के बराबर यहां से हमें देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली डी फाइव डी टी माइनस बीएलवी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जो एक्स जो है वो घट रहा है। अगर एक्स घट रहा है, डी फाइव डी टी का मान माइनस बीएलवी के बराबर आया, और ई का मान जो हुआ वो बीएलवी के बराबर आ गया। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ईएमएफ कैलकुलेट आपको करना है, कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, मोशन ईएमएफ, तो आप इसको इससे कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास ई का मान जो फॉर्मूला आया है वो कितना आ गया है? बीएलवी के बराबर आ गया है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी बातें इन्होंने करी हैं। आवेश पी को क्यू तक ले जाने के लिए वर्क जो होगा वो कितना करना पड़ेगा? क्यू वी बीएल के बराबर करना पड़ेगा। डब्ल्यू ई जो है वो डब्ल्यू बटे क्यू के बराबर भी हो जाएगा यहां से। ठीक है, ई का मान जो है वो डब्ल्यू बटे क्यू के बराबर भी होगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रति इकाई चार्ज, ये बीएलवी के बराबर होता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, कई बार कार्य पूछ लिया जाता है ईएमएफ देकर, तो आप सीधे सीधे कार्य को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको कार्य मिल जाएगा। ई को आप ईएमएफ को कार्य से चार्ज से, आवेश से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको कार्य मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो दूसरी ओर ये स्पष्ट नहीं होता कि चालक स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो तो ईएमएफ कैसे प्रेरित होगा। अगर आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो क्षेत्रफल है, अगर चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्तित हो रहा हो, चालक स्थिर हो मतलब कि इसका एरिया नहीं बदला है, किसी तरह से फ्लक्स नहीं काट रहा है, फ्लक्स इसके अंदर नहीं बदल रहा है। ठीक है, लेकिन फ्लक्स बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव की वजह से, तो भी हो सकता है भाई ईएमएफ जनरेट हो सकता है। ईएमएफ कैसे प्रेरित होगा? जो एक ऐसा तथ्य है जो कि फैराडे अनेक प्रयोग द्वारा पुष्ट होता है। स्थिर चालक के लिए इसके आवेशों पर लगने वाला बल F बराबर QE प्लस V क्रॉस V QE के बराबर होगा, क्योंकि V 0 है। आवेश पर लगने वाला कोई भी बल केवल विद्युत क्षेत्र E के कारण होगा। इसलिए प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र की उत्पन्न करता है। तथापि साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि स्थिर विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों से भिन्न गुण रखता है। अध्याय 4 में हमने अध्ययन किया है गतिमान आवेश, स्थिर चुंबक बल। काम की बात नहीं अपने कोई भी, ठीक है, अपन काम की बात करते हैं। अपने पास अभी काम के लिए फॉर्मूला मिला है कि जो ई होता है वो बीएलवी के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलो यहां से देखो। अच्छा ये तो आपके पास रॉड की बात हो गई कि रॉड अगर आपके पास है, ठीक है, तो वो इस तरह से बीएलवी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कितना ईएमएफ उसके अंदर जनरेट हुआ। ठीक है, ये ईएमएफ कौन सा है? मोशनल ईएमएफ है, मतलब ये जो चालक है उसके चलने की वजह से आ रहा है, उसकी गति की वजह से आ रहा है। तो चालक तो दो प्रकार से चल सकता है। ठीक है, ये रॉड जो है वो दो प्रकार से चल सकती है ना। अरे तो मैं नहीं चलाना है भैया, तुमको नहीं चलाना है हमें। ये आपके पास जो छड़ है वो दो प्रकार से चल सकती है ना भाई। ठीक है, या तो स्थानांतरित हो सकती है कि सीधी ऊपर के ऊपर चली जाए, या फिर दूसरी बात ये क्या कर सकती है, ये घूर्णन कर सकती है। तो घूर्णन भी एक तरह का
क्या है, एक तरह का गति तो है, ठीक है। इस तरह से घूर्णन कर सकती है यहां पर इस पॉइंट के परितः। तो यहां पर अगर जानना चाहो कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा इसके लिए, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, तो आप एनसीईआरटी के अंदर जाओगे और इस जो ये जहां पर उन्होंने दे रखा है, चलो ठीक है बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे यार। चलो देखो, ये देखो इस तरह से ये आपकी रॉड है, ठीक है। अच्छा, यहां से मानता हूं कि x दूरी पर एक dx एलिमेंट मैंने लिया है, dx एलिमेंट मैंने लिया है, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये घूमना चाह रही है, ठीक है, इस तरह से घूमेगी, तो थोड़ी देर बाद ये थीटा एंगल पर इस तरह से बना लेगी, यहां पर थीटा एंगल पर आ जाएगी, जो कि इसने शो भी कर रखा है, बना भी रखा है, ठीक है। अंदर सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, यहां सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर सी बात करता हूं तो इसका जो v होगा, वेलोसिटी होगी, वो किसके बराबर होगी भाई, v बराबर ओमेगा x के होगी, ठीक है। कितनी दूरी पर है एलिमेंट, x दूरी पर है, तो v बराबर ओमेगा x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि इसके कारण जो छोटा सा ईएमएफ आएगा de, वो कितना होगा भाई, BLV, ठीक है, BLV के बराबर आएगा। कितना लिखे मैंने, क्या लिखा मैंने, VLV के बराबर लिख दिया इसको, तो BLV के बराबर आपके पास आ गया, है ना। अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी, अच्छा ये कितना आएगा, d बराबर BL कितना है, इसकी लंबाई कितनी है भाई, कितना एलिमेंट है, dx का एलिमेंट है, और कितनी दूरी पर है, ठीक है, कितना वेग से चल रहा है, ओमेगा से चल रहा है, अब ठीक है। तो कुल जो डी हो जाएगा उसको अगर समाकलन कर दो आप दोनों तरफ, तो बी ओमेगा एक्स डीएक्स के बराबर हो जाएगा। कहां से कहां तक करोगे, पूरी रॉड कवर करनी है, एल लंबाई की रॉड है, तो 0 से एल तक आप करोगे, तो ई का जो मान होगा वो बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 यानी कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2 के बराबर ये आ जाएगा। ओमेगा के रूप में आपका फॉर्मुला आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2। अगर वी के रूप में आपको फॉर्मुला करना है, अगर स्थानांतरित हो रहा है, अगर घूर्णन हो रहा है, तो दोनों में फर्क है। घूर्णन अगर होगा तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, अगर स्थानांतरित हो रहा है तो बीएलवी से आप इसका ईएमएफ दे पाओगे, ठीक है। तो ये फॉर्मुला यहां पर दे रखा है, आर ले रखा है इसने, कोई दिक्कत आपको एल से याद रखना है, आर से याद रखना है, जैसे याद रखना है वैसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा दृष्टि एक परिणात्मक अध्ययन, इसका अध्ययन कर लेते हैं हम, ऊर्जा दृष्टि से क्या कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये कि अनुच्छेद 6.5 के अंतर्गत हमने गुणात्मक विवेचन द्वारा यह दर्शाया कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप या संगत है। हम इसी पक्ष के अधिक ठोस उदाहरण द्वारा देखेंगे। मान लीजिए चित्र 6.10 में दर्शाया आयताकार चालक की चल भुजा मूवेबल आर्म जो है पी क्यू प्रतिरोध आर है। हमने मान लिया है कि अन्य भुजाएं क्यू आर आर एस तथा एसपी का प्रतिरोध आर की तुलना में नगण्य है। इस प्रकार आयत को लूप कर नेट प्रतिरोध आर होगा तथा पी क्यू गति के ये नहीं बदलेगा। लूप में धरा आई है, आई जो है वो ई बटे आर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो एफ जो होगा वो आई एल बी के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित कारण भुजाकर बल जो है आई एल बी सड़क होगा, इस बल का परिणाम कुछ नहीं से पावर निकाल रखा है, बहुत सारी बातें करके, ठीक है। पावर निकाल लेते हैं अपन जल्दी से, अपन को फॉर्मूला याद रह जाएगा पावर का, तो अपन का काम हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं अपन, पूरा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास ये इस तरह से वो था ना सर्किट, ठीक है, इसमें छड़ जो है चल रही थी आपकी इसकी वी वेग से, और यहां पर सब जगह पर क्या था, बी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है। तो आपने देखा था कि ई का जो मान आया था वो कितना आया था, ये फॉर्मूले से निकाला, बीएलवी के बराबर आया था। अच्छा, बीएलवी के बराबर आया तो मैं कह सकता हूं कि बीएलवी कारण यहां पर एक ईएमएफ जनरेट हुआ है तो करंट भी आएगा, करंट आएगा तो करंट भी फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो मान लेता हूं बीएलवी, बी नीचे है बीएलवी, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका यहां जाएगा करंट इस तरह से, ठीक है। आई करंट मान लेता हूं कि इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो आई का जो मान होगा वो कितना होगा भाई, बीएलवी बटे आर के बराबर आ जाएगा। यहां पर आर हमने माना है कि इसका प्रतिरोध है, इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, ठीक है। आई का मान यहां पर हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तार रखा है जिसके ऊपर आपने जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल फोर्स लग रहा होगा। जब किसी तार को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसके ऊपर बल लगता है, उस बल का मान होता है आई इंटू एल इंटू बी, ठीक है। एल इसकी लेंथ है, ठीक है, तो एफ का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई इंटू एल इंटू बी, ठीक है भाई। ये बात आपके पास आ गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि एफ का मान आई एल बी के बराबर है, ठीक है। तो आपने यहां पर किसका आई का मान रख दिया, आई का मान यहां से मिला था आपको, तो आई का मान आपने यहां से बदल दिया, तो एफ का मान कितना हो जाएगा भाई, बी एल वी बटे आर इंटू एल बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एफ का मान बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे आर, एफ का मान ही आपके पास आ गया यहां से। अच्छा, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि इसमें कितनी शक्ति प्रयुक्त हुई है, ठीक है। इस क्रिया प्रयोग शक्ति किसके बराबर होगी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफ इंटू वी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखोगे पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से एफ की जगह पर रख दो, पावर में एफ की जगह पर रख दो, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटे आर, ये आपके पास पावर आ गया, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला हो गया यहां से आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा कि जब आप बात कर रहे हो किसकी, जब आप गतिमान आवेश
किसकी बात कर रहे हो, विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हो, ठीक है, इमोशनल ईएमएफ की बात कर रहे हो, गतिज विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हो या मोशनल ईएमएफ की आप बात कर रहे हो, तो उस केस में जो तार का बल लगेगा वो BL²V²/R के बराबर का, ये पावर जो इसके अंदर प्रयुक्त होगी, जितनी पावर इसके अंदर यूज होगी वो B²L²V²/R से दी जाएगी, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, अगर आपको ईएमएफ पता है तो आप वैसे भी पावर डिराइव कर सकते थे, ठीक है, वैसे ही पावर निकाल सकते थे, सब चीज को आप पता कर सकते थे, ठीक है। अच्छा चलो आगे नीचे कुछ है इसके अंदर, चलो देखो 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 इतना ही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इस कार्य में करने वाला एजेंट यांत्रिक है, इस यांत्रिक ऊर्जा का क्या हुआ, उत्तर है कि ये यांत्रिक ऊर्जा जूल ऊष्मा के रूप में क्षयित हो गई, इसका मान क्या है, ठीक है। जो ऊर्जा इसके अंदर क्षयित हुई है उसका मान क्या होगा, उसका मान अगर देखोगे तो उसका मान जो होगा वो आपके पास कैसे आएगा, क्या क्या होता है भाई इसका मान I² इंटू आर, ठीक है। क्षयित ऊर्जा जो होगी उसका मान कितना होता है I² इंटू आर, क्या I का मान है आपके पास, I का मान आपके पास बिल्कुल है, कितना VLV/R, तो B²L²V²R इंटू आर, ठीक है। तो कितना हो गया B²L²V²R, तो B²L²V²R, ये आपके पास कितनी ऊर्जा इसके अंदर क्षय हुई उसी का मान यहां पर आ गया है, ठीक है। जो समीकरण 6.8 के सर्वसम है, सर्वसम 6.8 कौन सा समीकरण है भाई, 6.7, ठीक है, 6.7 6.8 इतनी जो पावर आ रही थी उतना ही आपके पास HB आ रहा है, ठीक है। ओह सॉरी पावर ये भी पावर ही तो हुई ना यार, ठीक है। अगर इसको हम निकालना है कि इसमें ऊर्जा कितनी क्षय हुई तो आप इसको समय से गुणा कर दोगे तो आपके पास ऊर्जा कितने समय में कितनी ऊर्जा क्षय हुई वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपके पास पावर ही आई है, ठीक है। कितनी ऊर्जा कितनी शक्ति इसके अंदर क्षयित हुई है तो उसको आप ऐसे पी से दिखा सकते हो, दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों सेम आने भी चाहिए थे, दोनों सेम आ भी रहे हैं। अच्छा, तो अब देखो इस प्रकार जब पी को चलाने में प्रयुक्त हुई यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्रवर्तित हुई, अति उष्ण ऊर्जा बदल गई, परिपथ में आवेश प्रवाह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में एक भी रोचक संबंध है। फैराडे के नियम से हम सीखा कि प्रेरित विद्युत बल का परिमाण E जो होता है वो डेल्टा फाइव/डेल्टा V के बराबर होता है, ठीक है। फैराडे का नियम है, मैंने लेंस का नियम बोल दिया जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो E जो होता है वो डेल्टा फाइव/डेल्टा T के बराबर होता है, d5/dt के बराबर होता है, ठीक है। लेंस की वजह से हमें पता चला कि यहां पर माइनस भी लगेगा, ये अब ठीक है। E का जो मान है वो -d5/dt के बराबर होता है, परंतु जो है E का मान जो है IR के बराबर है, तो I की जगह पर d/dt रख दिया तो अच्छा, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस पे काफी क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपको बहुत बढ़िया से, मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों को क्या हमें पता नहीं होगा, लेकिन हमें रिलेशन अगर पता होना तो डायरेक्टली हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत बढ़िया सा इसको हमारा आपका रिलेशन निकल जाता है, ठीक है। क्या रिलेशन है, जो E का मान आता है आपके पास वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो E का जो मैग्नीट्यूड होता है वो d5/dt के बराबर होता है, ठीक है, अच्छी बात है ना। अच्छा, और E का जो मान है वो IR के बराबर भी होता है ना, IR के बराबर भी होता है, अच्छी बात है ना। यहां से अब क्या करो, ER जो है यहां से दोनों को बराबर कर दो, दोनों तरफ E है तो IR जो होगा वो d5/dt के बराबर होगा, हाँ भाई, है ना। अगर d5/dt के बराबर है I, तो I का मान क्या रख सकता हूं मैं, यहां से I की जगह पर रख सकता हूं dq/dt होता है ना यार, I dq/dt के बराबर तो होता है, इंटू R बराबर d5/dt, ठीक है। यहां से देखो dt dt कट रहा है दोनों तरफ से, तो आपके देखोगे तो d5 का जो मान है वो dq का जो मान है वो d5/R के बराबर आ गया, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इन्होंने कैसे लिख रखा है, आप भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि डेल्टा क्यू जो है वो बराबर डेल्टा5/R के बराबर है, ठीक है। क्या पूछ लेता है इसके अंदर, भाई इतना फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, बताओ कितना आवेश बह रहा होगा, कितना आवेश प्रवाह हो रहा होगा, ठीक है। उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, खत्म करो, कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल, आपका 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाने हैं इसके अंदर, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ भी है तो आप करेंगे इसको, अगला देखेंगे तो अगला देखेंगे, अगला देखते हैं, ठीक है, ठीक है। कि क्या कहना चाह रहा है भाई, इतना फ्लक्स है, अच्छा फ्लक्स का दे रखा है आपको, तो इन्होंने सारे के सारे ग्राफ बना रखे हैं, देखो अपन कर लेते हैं इसको, है ना, जल्दी यहीं पे कर लेंगे। लंबरगिनी चलाए जाने ओ, सानू भी जुटा दे दो, किथे कले कले जाए जाने ओ। देखो भाई क्या कह रखा है, काले लिखा है, काले से काला दिखेगा नहीं तो पीला ले लेते हैं इसके अंदर हम, ये पीला रंग ले लिया हमने, ठीक है। देखो यहाँ क्या कह रखा है, इसने बोला है कि आपके पास ये फ्लक्स है, ठीक है। फ्लक्स का ग्राफ इस तरह से बदल रहा है, ठीक है। फ्लक्स कुछ इस तरह से बदल रहा है कि फ्लक्स जो है वो इस तरह से बढ़ रहा है पहले, ठीक है, फिर नियत हो गया है और फिर घट रहा है, ठीक है। फ्लक्स जो पहले बढ़ रहा है फिर कहीं घट रहा होगा, हो रहा होगा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, पर उसका मतलब नहीं है कैसे कि फ्लक्स बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है, लेकिन आपको दे रखा है कि यहां से पहले रेखीय रूप में बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर रेखीय रूप में गिर गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ईएमएफ का ग्राफ कैसा होगा, पावर का ग्राफ कैसा होगा और नीचे शक्ति ग्राफ कैसा होगा, फोर्स का ग्राफ कैसा होगा, शक्ति ग्राफ कैसा होगा, ये सारे के सारे ग्राफ आपने बनाने को बोल दिए हैं इसने, ठीक है। देखोगे आपको पता है कि E का जो मान होता है वो -d5/dt के बराबर होता है, भाई इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। अगर -d5/dt के बराबर है तो पहला देखो यहां से
दिया यहां तक, ठीक है। के से लेकर एल तक देखो, अगर कैसे लेकर एल तक देखते हो तो जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है रेखीय रूप से बढ़ रहा है, मतलब यहां पर इसका थीटा जो है कांस्टेंट है d5। इसको अगर फाई है आपके पास, ठीक है, और ये समय है आपके पास, ठीक है, फाई और समय के बीच में ग्राफ है, अगर इसकी आप स्लोप निकालते हो तो इसकी स्लोप जो होगी वो किसके बराबर होगी? स्लोप जो होगी इसकी tan थीटा के बराबर होगी। d5/dt जो होगा वो किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ऊपर रख दो मान, तो e का जो मान होना चाहिए वो माइनस tan थीटा के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो स्लोप निकली वो तो आ गई, उसका अगर माइनस आप कर देते हो तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपने स्लोप निकाली, आपको दिखा पॉजिटिव स्लोप आ रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्लोप आ रही है, तो आप संतुष्ट हो गए, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव स्लोप आपको मिल गई है। लेकिन आप देखा एक माइनस भी नीचे लगाना पड़ेगा, जैसे ही आपने माइनस नीचे लगाया तो ईएमएफ जो आपको पहला हुआ के से एल के अंदर वो कितना आया? नेगेटिव के अंदर आया, बीएलवी समान क्या हुआ? बीएलवी, और नेगेटिव के अंदर आ गया, ठीक है। आपने देखा यहां पर फ्लक्स कांस्टेंट है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट तो आप देखोगे d5/dt का मान जो है वो शून्य के बराबर आएगा। d5/dt का मान शून्य के बराबर आ रहा है तो e का मान भी शून्य के बराबर ही होगा। अगर e का मान शून्य के बराबर आ रहा है तो आप देख सकते हो कि यहां पर, ठीक है, ये शून्य हो गया। आप देखोगे यहां पर थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो tan थीटा का जो मान होगा वो शून्य से छोटा होगा। अगर tan थीटा का मान नेगेटिव आ रहा है मतलब e का जो मान होगा माइनस d5/dt से जो दिया जाता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखोगे जो l से लेकर k तक जो आपका ग्राफ आ रहा है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है कांस्टेंट, ये आपको मिल गया यहां पर। अच्छा, इसी तरह से हम बल भी निकाल सकते हैं, bl² v/r के बराबर, ठीक है। तो बल भी आप देखोगे कैसे निर्भर कर रहा है, बल भी आप देखोगे कि b²l² के बराबर है, ठीक है। तो जैसा ईएमएफ का ग्राफ आता है वैसे ही आपके पास बल का ग्राफ भी आएगा। और आप देख सकते हो शक्ति के अंदर एक भी चीज यहां पर नेगेटिव नहीं है, ठीक है, एक भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो इसका जो ग्राफ है वो दोनों तरफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव ही आ जाएगा इसका ग्राफ। तो आप कह सकते हो भुजा पी क्यू के स्थिर गति देते हुए आवश्यक बल आयल भी होगा, इसकी दिशा बाएं ओर होगी, इसका परिणाम जो होगा, ये सब चीजें बातें इन्होंने कर रखी हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाले दो ग्राफ है ना, फाई से लेकर अगर आपको बनाना है, फाई से आपको अगर ईएमएफ जनरेट करना है, ईएमएफ का ग्राफ बनाना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको फाई का ग्राफ दे देगा, आपको बोलेगा बताओ ईएमएफ का ग्राफ क्या होगा, या आपको ईएमएफ का ग्राफ दे देगा, बोलेगा फाई का ग्राफ क्या होगा, तो आपको खुद से कैलकुलेट को करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। ये क्या है? भंवर धारा है। भंवर धारा पे हम वापस आएंगे, हम लेकिन पीछे चलेंगे पहले। इसके आगे क्या है? प्रेरक, ठीक है। इन पे भंवर धारा प्रेरक में वापस आएंगे, लेकिन हम पीछे चलते हैं, अभी स्टार्टिंग में चलते हैं जो हमने छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि अब वो पढ़ने का समय आ गया है। चलो तो फिर भूमिका आ गया यहां पे। भूमिका हेनरी एवं फैराडे के प्रयोग। हेनरी और फैराडे बहुत काम किया है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, ठीक है, यही है जिनके कारण हमारे घर घर बिजली पहुंच रही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, अगर ट्रांसफार्मर नहीं होते तो हमारे घर तक बिजली पहुंचाना मुश्किल था, क्योंकि जनरेट हो रही है बहुत हायर वोल्टेज पे, ठीक है। जितने हायर वोल्टेज जनरेट हो रही है उतने पर अगर हमारे घर पे पहुंचा दी जाए तो हमारे घर फूक जाएंगे, ठीक है, कोई अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे। जो छोटे अप्लायंसेस हैं जो कि कम रेटिंग पे काम करते हैं, कम पावर पे काम करते हैं, उनके लिए हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। और ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है भाई? म्यूचुअल इंडक्शन, प्रेरकत्व पे काम करता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इनका तो हमें थोड़ा थैंक यू बोलना चाहिए इनको कि इन्होंने हमारा काम कर दिया, हम अभी पढ़ पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, इसी वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती, हमारे घर घर ना पहुंच रही होती, तो हमारा कोई भी कार्यक्रम ना हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग क्या है? प्रयोग 6.1 इन्होंने एक प्रयोग किया, कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर प्रयोग दिए रखे हैं, तो प्रयोग के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा धीरे हो जाता हूं। चित्र 6.1 में धारामापी जी से जुड़ी हुई एक कुंडली C1 दर्शाई गई है। जब एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की ओर धकेला जाता है, धारामापी का संकेतक विक्षेपित होता है, जो कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। विक्षेप तभी तक रहता है जब तक दंड चुंबक गति में रहता है। जब चुंबक स्थिर होता है तो धारामापी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं, धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है, जो धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत होने को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जब दंड चुंबक को दक्षिणी ध्रुव की कुंडली की ओर से दूर ले जाते हैं तो धारामापी विक्षेप की दिशाएं उत्तरी ध्रुव की ओर इस प्रकार गति अपेक्षा विपरीत हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जब चुंबक को कुंडली की ओर या इससे दूर तेजी से गतिमान किया जाता है विक्षेप में, और इसलिए धारा अधिक प्राप्त होता है। यह भी देखा गया है कि यदि दंड चुंबक को स्थिर रखा जाए तो इसके बजाय कुंडली C1 चुंबक की ओर इससे दूर गतिमान किया जाए तो इसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। दर्शाता है कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति चुंबक तथा कुंडली के माध्य सापेक्ष गति का प्रतिफल है, ठीक है। देखो क्या किया इन्होंने एक प्रयोग किया, इन्होंने एक कुंडली ली और एक मैग्नेट ली, ठीक है, एक कुंडली ली और एक मैग्नेट इन्होंने ली। क्या किया इसके अंदर? एक गैल्वेनोमीटर उसके अंदर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर आपको पता है हम क्यों लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि अगर सर्किट के अंदर करंट है तो डिफ्लेक्शन अगर आएगा, और कैलकुलेटर के तो हम मान जाएंगे कि सर्किट के अंदर करंट है, नहीं तो हम मना कर देंगे कि सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने इस
चुंबक को इसके पास लेकर गए, जब इस चुंबक को इसके पास लेकर गए तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। जब इसको दूर ले गए इससे तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन आ गया, फिर से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। जब कुंडली को इसके पास लेकर आए, ठीक है, तो भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, जब कुंडली को इसके दूर ले गए, ठीक है, तो भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखलाया। मतलब कहने का मतलब यह है कि या तो चुंबक को मूव करो, या तो चुंबक को मूव करो, चुंबक को चलाओ, या फिर कुंडली को चलाओ, दोनों में से किसी को भी चलाओगे तो इसके अंदर विक्षेपण आपको दिखेगा, इसके मैग्नेटिक कंपास के अंदर गैल्वेनोमीटर में आपको विक्षेपण दिखेगा। मतलब आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति के कारण एक करंट जनरेट हो रहा है। प्रयोग 1 से प्रयोग 1 से तो हमें यह समझ में आता है, ठीक है। प्रयोग 2 हम देखते हैं। चित्र 6.2 में दंड चुंबक को बैटरी से जुड़ी हुई एक दूसरी कुंडली C2 से प्रतिस्थापित करते हैं। कहां गया 6.1 है ना, आगे होगा, पहले पढ़ लेते हैं हम। जोड़ी दूसरी कुंडली से C2 से प्रतिस्थापित करते हैं। कुंडली C2 में अपरिवर्तित धारा अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे ही कुंडली C2 को कुंडली C1 की ओर लाते हैं, धारा मापी एक विक्षेप दर्शाती है। यह कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत धारा को निर्देशित करता है। जब C2 को दूर ले जाते हैं तो धारा मापी फिर से विक्षेप दर्शाता है, लेकिन ये इस बार यह विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक कुंडली C2 गति में रहती है। जब कुंडली C2 को, ये कुंडली यहां बना रखी है उन्होंने, ठीक है, जब कुंडली C2 को स्थिर रखा जाता था, C1 गतिमान होता था, उन्हीं प्रभावों को फिर से देखा जाता है। यहां भी कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति विद्युत धारा प्रेरित करती है, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि पहले तो इससे चुंबक ली थी, लेकिन हम जानते हैं कि चुंबक और कुंडली दोनों एक ही तरह से व्यवहार करती है, दोनों एक ही तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, चुंबक की जगह पे यहां पर C2 कुंडली ले ली। अब C2 कुंडली लेने के बाद इसने क्या किया, यहां पर देखो इस तरफ तो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और इसके अंदर बैटरी लगा रखी है, इस वाली के अंदर बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर तो करंट फ्लो होगा और करंट हम बदल सकते हैं, मान लो करंट बदल रहा होगा, जो भी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमारे हिसाब से हमारी बैटरी हमने यहां पर कनेक्ट कर रखी, ठीक है। तो हम क्या कह पाएंगे, हम ये कह पाएंगे कि जब C2 को C1 के पास लाया गया तब इसके अंदर एक करंट दिखा, इसके अंदर विक्षेपण दिखा गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है। जब C2 को C1 से दूर आप ले गए तब भी इसके अंदर एक विक्षेपण आपको दिखा। जब C1 को C2 के पास लेकर आया तब भी विक्षेपण दिखा, और जब C1 को C2 से दूर ले गए तब विक्षेपण दिखा। जब ये दोनों लोग रुके रहे तब उसके अंदर कोई विक्षेपण नहीं था। तो हम ये भी अभी भी यहां पर कह सकते हैं कि C1 C2 के बीच में आपेक्षिक गति अगर होगी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन नजर आएगा, ठीक है। तीसरा प्रयोग चलते हैं। उपरोक्त दोनों प्रयोगों में चुंबक तथा कुंडली के बीच तथा दो कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति शामिल है। एक अन्य प्रयोग द्वारा फैराडे ने दर्शाया कि सापेक्ष गति कोई अति आवश्यक अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। चित्र 6.3 में दो कुंडलियां C1 तथा C2 दर्शाई गई हैं जो कि स्थिर रखी हुई हैं। कुंडली C1 का एक धारा मापी G से जोड़ा गया है, जबकि कुंडली C2 को एक दाब कुंजी की से होकर एक बैटरी से जोड़ा गया है। यह देखा जाता है कि दाब कुंजी के को दबाने पर धारा मापी एक क्षणिक विक्षेप दर्शाता है और इसका संकेतक तत्काल शून्य वापस आ जाता है। यदि कुंजी को लगातार दबाकर रखा जाए तो बाहर में कोई विक्षेप नहीं होता। जब कुंजी को छोड़ा जाता है तो फिर से एक क्षणिक विक्षेप देखा जाता है, लेकिन यह विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। यह भी देखा गया है कि यदि कुंडलियों में उनके अक्ष के अनुदेश एक लोहे की छड़ रख दी जाए तो वो विक्षेप नाटकीय रूप से बढ़ता है, ठीक है। क्या रख दिया जाए इनके बीच में, अगर इनके बीच में एक लोहे की छड़ रख दी जाए तो यह विक्षेप नाटकीय रूप में बढ़ता है, ठीक है, ड्रामेटिक फॉर्म। क्या कहना चाह रहा है, अभी हमने जो ऊपर दो प्रयोग देखे 6.1 और 6.2, उसके अंदर यह हुआ कि आपने एक बार मैग्नेट को चलाया, एक बार कुंडली को चलाया, तो उसके दूसरे वाले केस में C1 को चलाया, फिर C2 को चलाया, एक बार C2 को चलाया, C1 को चलाया। लेकिन यहां से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति हो रही है, तभी जो है विक्षेपण आ रहा है, ठीक है, विक्षेपण हो रहा है, विक्षेप हो रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर। क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने क्या किया है, वही पूरा सेटअप लिया है, सिर्फ बैटरी जो है, बैटरी को आपने एक कुंजी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, एक बटन से कनेक्ट कर दिया है, जिस बटन को आप प्रेस कर सकते हो, जैसे उसको रिलीज करते हो, ठीक है, तो बंद हो जाता है, प्रेस करते हो तो खुल जाता है, बंद करते हो, प्रेस करते हो और उसको छोड़ते हो तो वो ओपन हो जाता है सर्किट, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ही इसको प्रेस किया, इसके अंदर एक विक्षेपण हमें दिखा, हल्का सा, बहुत छोटे समय के लिए, ठीक है, इसके अंदर विक्षेपण आया, और जैसे ही ये पूरा क्लोज हो गया तो विक्षेपण गायब हो गया। फिर चाहे इसको कितनी देर क्लोज रखो, इसको बंद रखो, इसके अंदर कोई विक्षेपण नहीं आएगा। जैसे ही आपने इसको ओपन किया तब फिर से इसके अंदर विक्षेपण आया, ठीक है, और जैसे ही आपके ओपन हो गया कुछ समय के बाद, ठीक है, बहुत क्षणिक पल भर के बाद ये फिर से इसके अंदर विक्षेप जो है वो शून्य के बराबर आ गया। और ये कहा कि अगर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में लोहे की रॉड रख दी जाए, या C1 के बीच में अगर लोहे की रॉड रख दी जाए, तो जो विक्षेपण है वो बहुत
ज्यादा आया, ठीक है, बहुत ज्यादा विक्षेपण देखने को मिला। मान लो पहले एक पॉइंट का दिखा था तो इसके अंदर 5 पॉइंट का दिखा, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि ड्रामेटिकली बढ़ गया, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। हालांकि मैंने चुंबकीय फ्लक्स का इस्तेमाल कर लिया अभी आपको समझाने के लिए कि वो बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन अभी यहां पर हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आओ देखो समझो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। फैराडे की विशाल अंतर्दृष्टि के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर उनके द्वारा किए गए प्रयोगों की श्रृंखला की व्याख्या करने के लिए एक सरल गति के संबंध की खोज करना संभव हुआ। तथापि इसके पहले कि हम ये नियम बताएं तथा उसकी प्रशंसा में कुछ कहें, हमें चुंबकीय फ्लक्स फाइबी की अवधारणा से परिचित होना होगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को भी ठीक उसी प्रकार परिभाषित किया जाता है जिस प्रकार विद्युतीय फ्लक्स को अध्याय 1 में परिभाषित किया गया था। जिस तरह आपने विद्युत फ्लक्स को किया था, वैसे ही आप इसमें चुंबकीय फ्लक्स को भी डिफाइन करते हो। वही हमें सारी बातें इसके अंदर कर रखी हैं। जैसे कि आप मान लें कि आपके पास यदि आपके पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर, है ना, और यहां पर कोई एक पृष्ठ आपने ले लिया है, इस तरह से एक पृष्ठ आपने लिया है, थोड़ा 3D फिगर यहां पर इन्होंने बना रखा है, मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख पाओगे कि इनके बीच में जो एंगल है बी और ई के बीच में, ये ए की जो दिशा होगी इस पृष्ठ के लंबवत होगी, तो बी और ए के बीच में जो एंगल होगा ये थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स आएगा यहां पर, इसको काटने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई जो होगा वो बी ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, जो भी आप याद रखना चाहो वैसे इसको याद रखते हो, ठीक है। फाई भी कहीं पर लिखा होता है, ठीक है, मैं फाई भी लिख दूंगा तो चल जाएगा, ठीक है। वही सारी बात है कि यहां पर जो फ्लक्स होगा वो फाई बी ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। किसी पृष्ठ को जितनी रेखाएं काट रही हैं वो फ्लक्स है, बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी। तो जितनी रेखाएं काट रही हैं वो आपको बी ए कॉस थीटा से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फैराडे का प्रेरण का नियम क्या है, फैराडे का प्रेरण का नियम समझते हैं। फैराडे का प्रेरण नियम क्या है। प्रायोगिक परीक्षणों में आधार पर फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अनुभाग 6.2 में चर्चित प्रायोगिक परीक्षकों में अवधारणा का उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं। प्रयोग 6.1 में कुंडली C1 की ओर अथवा इससे दूर चुंबक की गति के प्रयोग 6.2 में कुंडली C1 की ओर अथवा इससे दूर एक धागा वाहक कुंडली C2 की गति कुंडली C1 की ओर अथवा इससे दूर एक धारा वाहक कुंडली C2 की गति कुंडली C1 से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करती है, ठीक है। आपने देखा कि ऊपर जब हमने किया, जब आप मूव कर रहे थे कुंडली को या मैग्नेट को C2 की तरफ लेके जा रहे थे, ठीक है, C1 की तरफ लेके जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, वहां पर चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। 6.3 में किए गए प्रेक्षकों में एक युक्त स्पर्शीकरण निम्न प्रकार है। जब दाब कुंजी को दी बताते हैं C2 में विद्युत धारा अल्प समय में शून्य से अधिकतम मान बढ़ती है, परिमाण स्वरूप समीपस्थ कुंडली C1 में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। कुंडली C1 में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में इस परिवर्तन के कारण कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत बहाव बल उत्पन्न होता है। जब कुंजी को दबाकर रखा जाता है तो कुंडली C2 में धारा स्थिर रहती है, इसलिए कुंडली C1 में चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा कुंडली C1 में धारा शून्य हो जाती है। जब कुंजी को छोड़ते हैं तो कुंडली C2 में विद्युत धारा तथा इसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्प समय में अधिकतम मान घटाकर शून्य हो जाता है। इसके परिमाण स्वरूप कुंडली C1 में चुंबकीय फ्लक्स घटता है और इस प्रकार कुंडली C1 में पुनः प्रेरित होता हुआ उत्पन्न होती है। इन सभी प्रेक्षकों में एक सर्वनिष्ठ बात यह है कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे ने प्रायोगिक परीक्षकों के नियम के अनुसार इसमें व्यक्त करके, फैराडे का आगे पढ़ते हैं फिर भी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, अपने दो को पहले तो समझ में आ गए हमें, 6.1 और 6.2, उसके अंदर देखते हैं कि आपेक्षिक गति का इन दोनों के बीच में हो रही है, तो हमें पता चल गया था कि क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जितनी लाइंस वहां से निकल रही थी C1 से, वो बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, कुछ तो हो रहा था, ठीक है, फ्लक्स उसकी वजह से बदल रहा था। तो हमने देखा कि वहां पर जो है एक EMF जनरेट हो रहा है, एक विद्युत वाहक बल वहां पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रयोग 6.3, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, वहां तो कोई गति नहीं थी। उसके अंदर क्या था, जैसे ही आपने कुंजी को दबाया, जैसे ही आपने की को दबाया, वैसे ही कुछ समय के लिए उसमें करंट जो है शून्य से उसकी अधिकतम मान तक पहुंचा, ठीक है। करंट ऐसा तो होगा नहीं एकदम अभी नहीं है एकदम से आ गया, करंट को भी समय लगेगा ना भाई, शून्य से अपने अधिकतम मान तक पहुंचने के लिए। तो जो अधिकतम मान तक पहुंचने में समय लगा है, उतने ही समय में C1 के अंदर एक विक्षेपण हमें दिखाई दिया। जैसे ही आपने की को दबाए रखा, अपना अधिकतम मान तक पहुंच गया है वो, अब उसके अंदर विक्षेपण चला गया, क्योंकि अब जो करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपने की को छोड़ा, करंट अपने अधिकतम मान से फिर शून्य पर पहुंचेगा, ठीक है। तो जितना समय लगेगा इसको, मान लीजिए कि 1 माइक्रो सेकंड लगा, लेकिन 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी आपको उसके अंदर विक्षेपण नजर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हुआ। हमें सीधी सीधी बात यह समझ में आ रही है कि यहां पर जो भी खेल हो रहा है वो फ्लक्स में बदलाव की वजह से, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है भाई,
प्रेरण का नियम कहते हैं। इस नियम को निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो उन्होंने ईएमएफ को कैसे डिफाइन कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि यहां पर जो ई जो होगा, ई जो होगा, ईएमएफ जो होगा यहां पर वो कितना होगा, माइनस डी फाइव बाई डी दिया जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी से दिया जाएगा। ये फैराडे ने बताया, फैराडे। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया यहां से। अच्छा, ऋण चिन्ह ई की दिशा तथा परिमाणतः स्पंद लूप में धारा की दिशा का व्यक्त करता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले अनुच्छेद में करेंगे। ठीक है, यहां पर इसकी चर्चा हम अगले अनुच्छेद में करने वाले हैं। पास पास लपेटे हुए एन फेरों में किसी, ये माइनस साइन क्यों आया इसको हम आगे समझेंगे। पास पास लपेटे हुए एन फेरों वाली किसी कुंडली के प्रत्येक फेरे संबंध फ्लक्स के एक समान परिवर्तन होता है, इसलिए कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का एन व्यंजक। ये तो आपने मान लिया कि एक लूप के लिए लिखा है, ऐसे ही आपके पास अगर मान लीजिए कि एन लूप है, ठीक है, ऐसे एन कुंडली है, ठीक है, एन की कुंडली है, और यहां पर जो विद्युत वाहक बल आएगा वो कितना होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है ऐसे कुछ, एन से आप उसको गुणा कर दो, उसको भी याद रख सकते हैं ना। अच्छा, समीकरण 6.1 अच्छा, एक चीज और होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कह रहा है, 6.1 और 6.2 में आपने क्या बी पर परिवर्तन के बदला गया है। फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के आकार को परिवर्तन करके या कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घूर्णन करा के बी और डी के बीच में कोण बदल दिया, थीटा बदल जाए भी किया जा सकता है। इन व्यवस्थाओं को क्रमशः कुंडलियों में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, फ्लक्स बदल रहा है बस। ठीक है, क्या हो रहा है, फ्लक्स बदल रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स बदलने को कितने तरीके हो गए आप देखो, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स के बदलने के कारण हो रहा है, फ्लक्स के बदलने की दर के बराबर, ये हमने देख लिया। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है भाई, फ्लक्स होता है बी डॉट ए यानी कि बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता। अगर ये बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है तो आप कह सकते हो कि फ्लक्स को बदलने के लिए या तो आप बी बदलो, या तो आप ए बदलो, या तो आप थीटा बदलो। क्या तीनों ही बदल जा सकते हैं बी ए फाई को बदलने के लिए? अगर आप बी बदल रहे हो, बी परिवर्तित है, बी परिवर्तन हो रहा है, बी में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो भी आपका फ्लक्स बदल रहा है। ठीक है, ए में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो भी आपका फ्लक्स बदल रहा है, और थीटा में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो भी आपका जो फाई है वो बदल रहा है। ठीक है, जो ए में परिवर्तन वाले सवाल है अभी हमने किए, वहां पर देखा था अभी हमने मोशनल ईएमएफ में। थीटा में परिवर्तन वाले सवाल है वो भी हमने किया जब हमने छड़ को घुमाया था, तो उसके अंदर क्या बदल रहा था, थीटा बदल रहा था। ठीक है, एरिया बदल रहा था यानी थीटा बदल रहा था उसके अंदर। ठीक है, वो हमने देखा। तो ये दो चीजें हम देख चुके हैं। बी में परिवर्तन की चर्चा अभी तक हमने नहीं की है, जो आगे हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करें। इतना ही था वैसे इसके अंदर, यही तुम कहना चाह रहे थे। ठीक है, 3 वजह से हो सकता है, ये आपको पता है, उसमें कोई ऐसा। अच्छा, लेंस का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। लेंस ने क्या कहा इसके अंदर, फराडे ने तो लॉ दे दिया अपना, फराडे ने अपनी बात कह दी कि भाई ऐसा होता है। लेंस ने क्या कहा, लेंस ने क्या बोला देखो, सन 1834 में जर्मन भौतिकवादी हेनरिक फ्रेडरिच लेंस के नियम का निगमन किया, जिसे लेंस का नियम के नाम से जाना जाता है। यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से वर्णन करता है। इस नियम का प्रकथन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इस प्रकार होती है कि वो उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करे। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो विद्युत वाहक बल बनता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल बनता है, वो इस दिशा में बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, उसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि जो करंट उसको प्रेरित कर रहा है वो उसी करंट का अपोज करे, उसी करंट का प्रतिरोध करे। ठीक है, ये सिर्फ लेंस का नियम कहता है। आगे क्या कह रहा है, समीकरण 6.3 में ऋण चिन्ह इस प्रभाव को निरूपित करता है, जो आपने माइनस का चिन्ह भी लिया था वो इसी को दिखाता है। अनुच्छेद 6.2.1 के प्रयोग 6.1 में निरीक्षण करके हमें लेंस का नियम को समझते हैं। चित्र 6.1 में हम देखते हैं कि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव बंद कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है। जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गति करता है तब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। देखो बना लेते हैं हम इसको, ये अपने पास ऐसे कुंडली बनाई थी इन्होंने, तो मैं एक कुंडली बना देता हूं, बस एक लूप बना देता हूं, एक कुंडली क्या मतलब। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया। क्या कह रहा है भाई, ऊपर चला गया थोड़ा सा, समीकरण 6.3 में, हाँ अनुच्छेद
चुंबक की उत्तर बंद कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है, बंद कुंडली की ओर ले जा रहा है, वो नहीं चाहता यार तुम यार मतलब बहुत परेशान करते हो। हाँ कुंडली, तो इस प्रकार कुंडली प्रेरित धारा इस तरह उसमें उत्पन्न होती है कि उसमें फ्लक्स बढ़ने का प्रतिरोध कर सके। ठीक है, अब यार देखो, जैसे आप इसको पास में लेकर जाओगे, अरे यार बहुत मारेंगे, बता रहे हैं हम तुमको। ठीक है, जैसे आप इसको पास में लेकर जाओगे इसके, तो क्या होगा भाई, चुंबकीय जो रेखाएं हैं यहां से जो अंदर इसको काट रही हैं, चुंबक रेखा निकल रही हैं यहां से, इस प्रकार निकल रही होंगी ना, चुंबकीय रेखाएं काट रही होंगी इसको इस प्रकार से नॉर्थ पोल की। ठीक है, ये चुंबकीय रेखाएं बढ़ेंगी घटेंगी जब पास में लेके जाओगे। ठीक है, तो पास में लेके जाओगे तो चुंबकीय रेखाएं बढ़ेंगी ना यार। ठीक है, जो यहां से निकल रही थी, जो बच गई थी, निकल नहीं जा पा रही थी, वो भी जा पाएंगी अब। अच्छा, तो क्या होगा भाई, तो इसके अंदर इस प्रकार से इसके अंदर एक चुंबकीय इसके अंदर इस प्रकार से इसके अंदर एक करंट डेवलप होगा, या इसके अंदर धारा बहेगी कि इसके जो दिशा है, इसकी जो दिशा है, ठीक है, मतलब ये जो चीज इसको बना रही है, जो जिस फ्लक्स के कारण बढ़ रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस कुंडली में करंट इस प्रकार से डेवलप होगा कि जिस फ्लक्स के कारण यह बढ़ रहा है, जिस फ्लक्स के कारण इसके अंदर बन रहा है, जो करंट बन रहा है, वो उसी को काटने लगे। मतलब वो अपना खुद का एक फ्लक्स बनाएगी, अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। ठीक है, जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक, कैसे करेंगे देखते हैं हम। जब दंड चुंबक उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गति करता है, कुंडली चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। इस प्रकार कुंडली में प्रेरित तेज धारा शुरू होती है जो फ्लक्स को बढ़ने का विरोध करे। यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में हो। ध्यान दीजिए, इस धारा संबंध चुंबकीय आघूर्ण की ध्रुवता उत्तरी है, जबकि इसकी ओर चुंबक ध्रुव उत्तरी ध्रुव आ रहा है। इसी प्रकार से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। चुंबकीय फ्लक्स के घटने का विरोध करने के लिए कुंडली की प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहती है तथा इसकी दक्षिणी ध्रुव की दूर हटते जड़ चुंबक की उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इसके फलस्वरूप एक आकर्षण बल काम करेगा जो चुंबक की गति तथा इससे संबंध फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा। उपरोक्त उदाहरण में यदि लूप बंद स्थान पर एक खुला परिपथ उपयोग किया गया तो होगा, क्या होगा, इस दिशा में परिपथ के खुले सिरों पर एक प्रेरित विद्युत बल का उत्पन्न होगा। चित्र 6.1 अभी में विचार करें, प्रेरित धाराओं की दिशा को समझाने के लिए एक सरल विधि सुझाते हैं। ध्यान दीजिए कि ये नॉर्थ है और साउथ दर्शाई गई प्रेरित धाराओं की दिशा निरूपित करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ नहीं, इसको याद रखने का थोड़ा सा तरीका है, तो बता देते हैं हम आपको। देखो अब क्या कर रहे हैं यहां पर, इन्होंने बोला है कि जब आप नॉर्थ को पास में लेकर आओगे इसके, है ना, जब आप इसको नॉर्थ को पास में लेकर आओगे तो क्या चाहेगा भैया, इसके पास आए या दूर जाए। जब आप नॉर्थ को इसके पास में ला रहे हो तो ये क्या चाहेगा कि नॉर्थ मेरे पास आओ या नॉर्थ मुझसे दूर रहो। ठीक है, ये नहीं चाहेगा कि नॉर्थ इसके पास आए। ठीक है, ये इस प्रकार से धारा प्रवाहित कराएगा अपने अंदर, इस प्रकार से धारा बनाएगा कि इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं वो ना बढ़े। ठीक है, तो जैसे ये पास आएगा, ठीक है, तो ये धारा ऐसे प्रवाहित कराएगा इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बहाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा बहाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा बहाने का मतलब क्या है, इसने अपने अंदर कौन सा एक पोल जनरेट कर लिया, कौन सा पोल बना लिया है, नॉर्थ पोल बना लिया। इसको याद कैसे रखोगे आप, इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है, और अंदर आप बनाओगे इस तरह से एन लिखोगे। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा हो गई। तो धारा किधर आएगी, इस दिशा में धारा आ जाएगी। क्या बता रहा है ये, एन का जो चिन्ह है, एन के ऊपर जो तीर लगे हुए क्या दर्शा रहे हैं, एन के ऊपर जो तीर लगे हुए दर्शा रहे हैं कि कहां किस दिशा में धारा बह रही है। इसी तरह से अगर इसको दूर ले जाया जाए तो ये क्या चाहेगा, नहीं तुमसे दूर ना जाओ, और दूर ना जाने के लिए क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पोल बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा। तो साउथ पोल बनाएगा, तो साउथ पोल किस तरह से बनेगा, साउथ पोल बनेगा इस तरह से, जब ये क्लॉकवाइज दिशा में अपनी धारा को प्रवाहित कराएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में अपनी धारा को ये प्रवाहित कराएगा। साउथ पोल को किस तरह से दिखाओगे, साउथ पोल को आप इस तरह से दिखा सकते हो। ये धारा की दिशा हो गई। ठीक है, याद रखने का तरीका है, इस तरह से आप इसको याद रखते हो। एनसीईआरटी ने आपको ट्रिक बता दी है एक बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जब भी आपके पास नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो नॉर्थ पोल जनरेट होगा, साउथ पोल पास, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो साउथ पोल जनरेट होगा, साउथ पोल पास आ रहा है तो साउथ पोल जनरेट होगा, साउथ पोल दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से, अपने विवेक से थोड़ा काम लेकर ये करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इस विषय में थोड़े गंभीर चिंतन से हमें लेंस का नियम की सत्यता की स्वीकार कर सकते हैं। माना कि प्रेरित विद्युत वाहक धारा की दिशा 6.6 में दर्शाई गई है, दिशा की विपरीत दिशा है। उस दिशा में प्रेरित धारा का दक्षिणी ध्रुव पास आते हुए, पूरी वही बात है जो हमने अभी की है ना। 6.6 दर्शाई गई स्थिति विचार करें। इस स्थिति में जड़ चुंबक प्रेरित धारा के कारण एक प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। ये पूरा वही हो गया।
चलो 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 चलो, ये हो गया हमारे पास सारा का सारा ना। अब ये गतिक विद्युत बल पे वापस आ गए हैं। अब आगे चलते हैं, प्रेरकत्व पढ़ते हैं। अब हमें पता चल गई है क्या क्या चीजें। हमें पता चल गया है कि फैराडे का नियम होता है। आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए इसके अंदर, आपको पता होना चाहिए फैराडे का नियम क्या होता है। फैराडे का नियम, ठीक है, क्या होता है और क्या बताता है। बोलता है कि E जो होता है वो d∅dt के बराबर होता है। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह आप लगा दो यहां पर, लेकिन ये माइनस का चिन्ह समझाया किसने था, लेंस ने समझाया। तो लेंस का नियम, ठीक है, लेंस का नियम बताना समझाना, आपको समझ आना चाहिए कि लेंस का नियम क्या होता है। ठीक है, बाकी आपके पास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि E का जो मान होता है वो कितना होता है, BLV के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे वैसे आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। एक परिपथ की बात की जाए तो अच्छा, अगर हम कहते हैं कि BLV के मान के बराबर है और अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, घूर्णन हो रहा है, तो B ओमेगा L²/2 के बराबर होता है। ठीक है ना ना ना, ये क्या फॉर्मूला था भाई, मैं भूल गया। B, हाँ सही तो है, तुम भी यार गजब आदमी हो। ठीक है, B ओमेगा L² बटे बराबर होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, E का मान जो होगा वो और क्या था भाई, और था आपके पास जो ये आया था क्या बोलते हैं, फ्लक्स का मान आप निकाल सकते हो। B इंटू ऐसे फ्लक्स जो होता है वो B.A के बराबर होता है, BA cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और क्या होता है आपके पास, BA cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आपने किसका मान निकाला, आपने निकाला फोर्स का मान, तो फोर्स का मान आपके पास आया B² L² V² बटे R। ठीक है, I का मान आपके पास आया था BLV बटे R, और P का मान आपके पास आया था पावर का मान B² L² V² बटे R। ठीक है, ये कुछ एक फॉर्मूले हैं भाई, इतने ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बढ़िया से आराम से कर पाओगे। भंवर धारा देखते हैं, भंवर धाराएं क्या होती हैं भाई, भंवर धाराएं। आ जाओ। अभी तक हमने चालकों से बने वृत्ताकार लूपों से सुपरिवेशित पथों में प्रेरित की हुई विद्युत धाराओं का अध्ययन किया है, लेकिन जब चालकों में स्थूल टुकड़ों के परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में रखते हैं तो उनमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। तथापि उनके प्रवाह का पैटर्न पानी के चक्कर खाते भंवरों से मिलता है। इस प्रभाव को भौतिकवादी फोको ने खोजा तथा इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। चित्र 6.13 में दर्शाए उपकरण में विचार करें। इनमें से ताम्र पट्टिका को एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में लटकाया गया है। ठीक है, कहाँ गया है, सरल लोलक की भांति दोलित कराते हैं। ठीक है, ये देखा गया कि पट्टिका की गति अवमंदित है तथा कुछ ही क्षणों में वो चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में आ जाती है। इस परिघटना की व्याख्या हम चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण के आधार पर कर सकते हैं। जब पट्टिका चुंबकीय ध्रुवों के क्षेत्र के अंदर और बाहर गति करती है तो पट्टिका के संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। ये फ्लक्स परिवर्तित पट्टिका भंवर धाराएं प्रेरित करती है। जब पट्टिका का दोलन करते हैं वे ध्रुवों के क्षेत्र के बीच में प्रवेश करती हैं तो उनमें क्षेत्र में बाहर निकलती है। देखो भाई क्या किया इन्होंने बोला, अभी तक तो हमने बात की जो हमने बात करी है, उन्होंने बात करी लूप के बारे में चर्चा करी। ठीक है, हमने देखा कि कुंडली के बारे में चर्चा करी, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं था कि उसके अंदर कोई प्लेट हो या कोई ठोस कोई पदार्थ हो। ठीक है, ठोस कुछ नहीं था वहां पे। आपने जो भी बात करी, एक ऐसा कह सकते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व की तरह जब हम बात करते हैं, जैसे वायर हो गया, तार हो गया, ठीक है, लंबी छड़ पतली छड़ हो गई, इन सब के बारे में हम चर्चा करें। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है ना कि बहुत पतला तार ले लिया, उसका भी कुछ तो सरफेस एरिया उसका होगा, कुछ तो उसकी बात होगी। तो हम इसको समझने के लिए हमने दो पट्टिकाएं ली हैं और दो पट्टिकाओं को हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां पर इनको दोलन कराया है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद देखा गया कि इनकी जो दोलन है, ठीक है, आप पूरा वैक्यूम में आप रख लो, ठीक है, सब चीज यहां पर कर लो। अब देखा कि थोड़ी देर बाद जो इनकी दोलन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होते 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 आयाम जो है वो शून्य के बराबर हो गया। मतलब ये रुक गई। ये रुकी क्यों, ये किस वजह से रुकी? ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब ये दोलन कर रही हैं तो इनका जो फ्लक्स है वो बदल रहा है, और फ्लक्स बदलने के कारण आप समझ सकते हो कि ईएमएफ जनरेट होगा, यहां पर एक करंट बनेगा। ठीक है, यहां पर एक करंट डेवलप होगा। ठीक है, और करंट जो डेवलप होगा वो कुछ इस प्रकार से डेवलप होगा। देखो, अरे दादा, इस प्रकार से अगर मान लो पट्टिका है और ये चल रही है, चलित है, ठीक है, इधर से अंदर मान लीजिए किसी भी तरह से जो है फ्लक्स बदल रहा है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ठीक है, इसके कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो बदल रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके अंदर इस प्रकार से लूप आकार
जो है यहां पर करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, करंट के लूप बन रहे हैं, करंट के लूप बन रहे हैं, जिसको हम भंवर बोल सकते हैं, ठीक है, भंवर धारा जिसको हम बोल सकते हैं, भंवर धारा इसने इसका नाम रखा। खोजा किसने था इसका? फोको ने इसको खोजा था, ठीक है। अच्छा, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो यहां पर धाराएं बन रही हैं तो ये इसको गर्म कर रही हैं। धाराएं क्या करती हैं भाई? करंट क्या करता है? करंट अगर इसके अंदर प्रतिरोध है तो आई स्क्वायर आर से इसकी धारा को, उसकी जो ऊर्जा है उसको क्षय करेगा, ठीक है, पावर कम होती जाएगी, इसकी पावर कम होती जाएगी तो ये धीरे धीरे जाकर ये रुक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या क्या जब पट्टिका चुंबकीय ध्रुवों के क्षेत्र के अंदर और बाहर गति करती है तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, वो होना भी चाहिए था लेंस के नियम के अनुसार, ठीक है, फ्लक्स बढ़ेगा तो उस अनुसार डेवलप होगा इसके अंदर धाराएं, और फ्लक्स घटेगा तो भी उस अनुसार इसके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, यदि तांबे की पट्टी का चित्र 6.14 में दर्शाए अनुसार आयताकार खांचे बनाए जाते हैं तो भंवर धाराओं के प्रवाह के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कम होता है। इस प्रकार लोलक पट्टिका में छिद्र अथवा खांचे विद्युत चुंबकीय अवमंदन को कम कर देते हैं तथा पट्टिका अधिक सततपूर्व दोलन करती है। नोट कीजिए कि प्रेरित धाराओं में चुंबकीय आघूर्ण धाराओं द्वारा प्रतिपद्ध क्षेत्रफल निर्भर है, ठीक है। ये तथ्य ट्रांसफार्मर में धात्विक क्रोड में विद्युत मोटरों तथा दूसरी अन्य युक्तियों में जिसमें धात्विक क्रोड पर कुंडली का लपेटना होता है भंवर धाराओं को कम करने के लिए सहायक है। भंवर धाराएं अवांछनीय क्योंकि एक क्रोड गर्म करती हैं तो विद्युत, वही जो मैंने आपको बताया। धात्विक क्रोड बनाने के लिए स्तरित धातु लैमिनेटेड का उपयोग करके भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। स्तरों को चुंबकीय क्षेत्र समांतर व्यवस्थित करना आवश्यक है जिसके कि भंवर धाराओं के पथों पर आर पार काट सके। ये प्रबंध भंवर धाराओं की प्रबलता को घटा देता है क्योंकि विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा में क्षय विद्युत धारा की प्रबलता के वर्ग पर निर्भर है, इसलिए ऊष्मा हानि पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं आप इसको, अगर आप इसको काट दें, जैसे छिद्र बना रखे हैं या फिर इसको काट देते हो तो आप कह सकते हो कि इनका जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया है। अगर क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो धाराएं हैं वो धारा जो बनेंगी वो कम हो जाएंगी। अगर धारा बन जाएंगी तो ऊर्जा क्षय कम होगी, ठीक है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय कम होगा और हम देख पाएंगे कि यहाँ पर वो कम हो रहा है, ठीक है, जो क्षय है वो कम हो रहा है। ये जो इसका जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर क्या देखा जाता है? ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर जो आपके पास जो कॉइल होती है, कॉइल के अंदर कोर रखते हैं, जिसको हमने क्रोड लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। वो कोर जो है ठोस होती है, सॉलिड होती है। अगर वो ठोस आप सॉलिड कोर को आप लेते हो, ठीक है, सॉलिड कोर को लेने के कारण क्या होता है, उसके अंदर एडी करंट डेवलप होते हैं। एडी करंट कहते हैं इनको भंवर धाराओं को, ठीक है। एडी करंट डेवलप होते हैं, एडी करंट के कारण के लॉसेस होते हैं, ठीक है। एडी करंट लॉसेस भी हम उनको कहते हैं। नाम अगर याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, एडी करंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोर, उसके जो कोर है, ठीक है, जो धात्विक क्रोड है जो अपने ट्रांसफार्मर के अंदर रखी है उसको लैमिनेट कर देते हैं। इस चीज को याद रखना कि कैसे बचाते हैं एडी करंट से या भंवर धारा से, तो हम इसको लैमिनेट करके बचाते हैं, ठीक है। कैसे बचाते हैं? लैमिनेट करके बचाते हैं। लैमिनेट करके भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। इस तरह के कुछ अलग पदार्थ जैसे लेकर पृथकगत करते हैं। स्तरों के चुंबकीय क्षेत्र समांतर व्यवस्थित करना आवश्यक है जैसे भंवर धाराओं के पथों का आर पार काट सके। प्रबंध धारा प्रबलता को घटा देता है कि ठीक है, वही बात जो आपने बताई सबको। इस तरह से एडी करंट लॉसेस को कम किया जाता है। भंवर धाराएं कुछ अनुप्रयोग की जाती हैं, जैसे भंवर धाराएं कुछ अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती हैं। आप कहीं पर यहाँ पे इनको उपयोग भी किया जाता है, कैसे कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है, हम छोड़ते नहीं किसी को भी, हम किसी का भी उपयोग कर लेते हैं। रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक में कुछ विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। जब विद्युत चुंबकों को संक्रिय किया जाता है तो पटरियों के प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं। क्योंकि यहां कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है इसलिए ब्रेक के कारण किसी प्रकार का झटका नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसमें ब्रेक लगाओगे, ठीक है, तो प्रेरित धारा जो है वो भी इसकी गति का जो है विरोध करेंगे और उसको रोक देंगे, ठीक है। कोई भी इसके अंदर कोई मैकेनिकल चीज नहीं है इसलिए यहां पर लॉसेज जो होंगे वो अपने पास नहीं होंगे। विद्युत चुंबकीय अवमंदन, कुछ धारा मापियों की क्रोड स्थिर होती है अथवा अनुचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती है। कुछ कुंडली, जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं इसकी गति का विरोध करती हैं तो कुंडली में तेजी से विरामावस्था में ले आती है। किसी चीज को आपको बहुत जल्दी से रोकना हो तो आप उसको एडी करंट लॉसेस के या भंवर धाराओं के रूप में उसको रोक सकते हैं, जैसे कि विद्युत चुंबकीय अवमंदन इसको हम करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी अचुंबकीय पदार्थ बनी होती है, कुछ धारामापी जब कुंडली दोलन करती है, हाँ, कुछ अचुंबकीय धातु पदार्थों से बनी होती है, जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड के उत्पन्न होने वाली भंवर धारा इसी गति का विरोध करती है। वही पूरी बात वही जो है रेलगाड़ी वाली बात थी, इसका विरोध करके हो जाएगी, ठीक है। प्रेरण भट्टी, व्हाट इज प्रेरण भट्टी देखते हैं। प्रेरण भट्टी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने काम आ सकती है।
एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो की जाती है। ये कुंडली उन धातुओं के घेरे होती है जिनको पिघलाना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भवन धाराएं उच्च ताप उत्पन्न करती हैं, उन धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, आपको हमें तो पता ही है कि ऊष्मा के रूप में क्षय कर देती हैं अपनी ऊर्जा को, तो उस ऊर्जा को क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, तो ऊष्मा जो ये क्षय कर रही है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और जो धातुएं पिघलाने का काम होता है उसके अंदर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति मोटर, विद्युत शक्ति मीटर अनुरूप प्रकार धातु चमकदार डिस्क भंवर धाराओं के कारण ही घूर्णन करती है। कुंडली में ज्वाक्रीय परिवर्तीय धाराओं को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डिस्क में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, आप अपने घर के बिजली के मीटर घूर्णन करती चमकदार डिस्क को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी डिस्क आजकल नहीं दिखने को मिलती होगी। ठीक है, ऐसी कोई डिस्क नहीं होती आजकल, तो डिजिटल मीटर आते हैं, तो मत कोशिश करना देखने की, पता चला मीटर खोल के बैठ गए। चलो प्रेरकत्व पे आते हैं, काम की बात करते हैं। एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन अथवा उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन है, उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो सकती है। ये दोनों स्थितियां अलग दो उपखंडों में अलग अलग वर्णित की गई हैं, तथापि इन दोनों स्थितियों में कुंडली में फ्लक्स धारा के समानुपाती अर्थात फाई जो है वो आई के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि समय के साथ कुंडली ज्यामिति नहीं बदलती तब डी फाई बाई डी टी जो होगा वो डी आई बाई डी टी के समानुपाती होगा। ठीक है, समीप समीप लिपटे एन फेरों वाली कुंडली के सभी फेरों के समान चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है। जब कुंडली फ्लक्स फाई बी परिवर्तित होता है तो प्रत्येक फ्लक्स विद्युत भाग बल योगदान करता है, इसलिए एक पद फ्लक्स बंधता फ्लक्स लिंकेज का उपयोग होता है जिसकी आसपास लिपटी कुंडली एन फाई के बराबर स्थित होती है। संबंध में समानांतर स्थिरांक प्रेरकत्व कहते हैं। हम देखेंगे कि प्रेरकत्व का मान कुंडली के ज्यामितीय और इंट्रिंसिक गुणधर्मों पर निर्भर करता है। सब बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अपन मोटी मोटी बात मतलब काम की बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्या क्या है प्रेरकत्व, क्या होता है भाई प्रेरकत्व, या फिर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन ही तो पढ़ रहे हैं। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन जो होता है आपका दो प्रकार का हो सकता है। पहला होता है आपके पास म्यूचुअल यानी कि अन्योन्य, ठीक है, और दूसरा होता है स्वप्रेरकत्व। ठीक है, पहला अन्योन्य और दूसरा स्वप्रेरकत्व। अब अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व में आपके पास दो कुंडलियां होती हैं। इस तरह से मेरे पास दो कुंडलियां हैं, ये दो कुंडलियां हैं। ठीक है, अच्छा, और स्व में क्या होता है? स्व में मेरे पास एक कुंडली होती है और इसी कुंडली में फ्लक्स बदलने के कारण जो है बैक ईएमएफ जनरेट होता है। यहां पर आप देखोगे, मान लीजिए कि ये कुंडली है, इसके अंदर यहां पे करंट धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जब आई धारा प्रवाहित होगी तो इस आई धारा प्रवाहित होने के कारण एक फ्लक्स लिंकेज बनेगा, उसके अंदर फ्लक्स लिंक होगा इसका सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में जैसे ही फ्लक्स बदलेगा उसके अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जो हम चाहते हैं, तो इसके अंदर भी करंट आ जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है? इसी के अंदर करंट को फ्लो कराया जाता है। इसी के अंदर आप करंट को फ्लो कराओगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर एक करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स जो है वो बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो आप कहोगे कि इसके अंदर खुद के अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात, अपन अच्छे समझते हैं इसको कि क्या होता है। ठीक है, जो आओ अगले पेज पे समझ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसने दे रखा है, पहले आपको दे रखा है अन्योन्य प्रयोग। ठीक है, अच्छा, चलिए तो क्या करें भाई, क्या करें ऐड करें। अगले पेज पे जगह है या इसी पे कर लिया ना, मैं हटा दो ये सवाल। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, सीखे समझना, इसके बाद क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए आपके पास दो कुंडलियां हैं इस प्रकार से, ये पहली कुंडली है। ठीक है, और इसी के अक्ष पर एक और कुंडली रखी है, ले लेते हैं अपन इसको कलर पिंक। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए। ऐसे कर सकते हैं, रख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, बोल दिया कि एक स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग रखी है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। अच्छा, तो ऊपर वाले मानते हैं हम, ऊपर वाले जो परिनालिका है इसमें, ऊपर वाली जो कुंडली है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है n1, प्रति इकाई लंबाई में जो इसके लूप है वो है n1, और ये पिंक वाला जो है इसके अंदर है n2। ठीक है, और जो इनकी जो कॉमन लंबाई आ रही है ना, इसको मैं मान लेता हूं कि यह है l के बराबर कॉमन लंबाई। क्या मान लेता हूं मैं इसको?
L के बराबर मैं इसको मान लेता हूं कॉमन नंबर को, ठीक है। अच्छा, और कहता हूं कि ये बाहर वाली जो है ना, इसके अंदर कोई आई धारा प्रवाहित मैंने कराई है। किस तरह से आई धारा प्रवाहित होगी इसमें, है ना, आई धारा इसमें प्रवाहित होगी, बाहर वाली के अंदर मैंने आई धारा प्रवाहित कराई, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। अच्छा, अगर ये आई धारा प्रवाहित हो रही है तो आप कहोगे कि इस आई धारा के कारण इस कुंडली के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चीज हम जानते हैं, ठीक है, हम पढ़ चुके। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B बराबर म्यू नॉट N1 इंटू आई के बराबर होगा। B बराबर म्यू नॉट N1 इंटू आई के बराबर होगा, ठीक है भाई, अच्छी बात है, होगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या इस B के कारण यहां पर एक फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स आएगा इस अंदर वाली कुंडली के अंदर, ठीक है, इस अंदर वाली कुंडली के अंदर एक फ्लक्स आएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, फ्लक्स कितना होगा अंदर वाली कुंडली की जो है ना, मैं उसकी त्रिज्या मान लेता हूं कि इसकी त्रिज्या जो है अंदर वाली कुंडली की वो R2 के बराबर है। किसके बराबर है, R2 के बराबर मान लीजिए। फ्लक्स कितना होगा भाई इस अंदर वाली कुंडली के अंदर, फ्लक्स जो होगा वो होगा B इंटू ए, बी डॉट ए, ठीक है। थीटा बीटा इसके अंदर जो बराबर है 0 है, तो B इंटू ए के बराबर आ जाएगा। B का मान आपने यहां से निकाला था म्यू नॉट N1 आई, ठीक है, और A का मान आप देखोगे तो उसका मान होगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक लूप से हुआ फ्लक्स, एक लूप से फ्लक्स आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरे से चाहिए, पूरे पिंक वाले में जो है पिंक है इसके अंदर कितना फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। तो पूरा जो फ्लक्स है पिंक वाले से उसको निकालने के लिए क्या मैं इसको N2 से गुणा कर दूं, N2 इंटू एल से, सॉरी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ लूप चाहिए, जितने नंबर ऑफ लूप हो इसके अंदर वो चाहिए ना, तो N2 इंटू एल से गुणा कर दूं, ठीक है। तो प्रति इकाई लंबाई में अगर N2 लूप है तो L लंबाई में कितने हो जाएंगे, N2 इंटू एल। ये कुल फ्लक्स मुझे मिल गया कि कुल फ्लक्स कितना आने वाला है, सही बात है ना। तो फाई का जो मान आया अपने पास, थोड़ा अरेंज करके इसके लिखें, तो म्यू नॉट N1 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू एल इंटू आई के बराबर आ गया, ठीक है। ये एक चीज अपने पास है। अच्छा देखो, आप वापस चले तो यहां पर थोड़ा पीछे चले, वापस पिछले पेज पर, यहां देखेंगे आप तो आपको दे रखा है कि d∅dt जो होता है वो di/dt के बराबर होता है, ठीक है। सिर्फ इन्होंने कहा है कि हमें ये तो चीज तो पता ही है ना कि हमें जितना आई होगा उतना फ्लक्स होगा, जितना आई बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो जितना फ्लक्स है उतना आई है, तो फ्लक्स जो है वो आई के प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो, या हम कह सकते हैं कि d∅dt जो है वो ये भी आई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना आई बदलेगा उतना ही तो फ्लक्स बदलेगा। इसको क्या हम, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का, अनुपात का चिन्ह हटा दिया जाए तो क्या इसको हम m di/dt लिख सकते हैं। यहां पर हमने m से इसको हटा दिया है, ठीक है। ये m जो होता है ये होता है भाई आपका अन्योन्य प्रेरकत्व नियतांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपके पास आ गई। अच्छा देखो, अपन यहां पर थे, फाई अपने पास आ गया था। अगर मैं इसको d∅dt लिखना चाहूं तो कोई गड़बड़ होगा क्या, कुछ नहीं। मैं इसको d∅dt लिखना चाहता हूं तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इसका अवकलन कर देता हूं। तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू एल di/dt। पिछला रिलेशन जो भी आपने निकाला है, अगर ऐसे कंपेयर करते हो इसको आप, तो आपके पास क्या आ जाने वाला है, आपके पास आ जाने वाला है, क्या आ जाने वाला है, d∅dt बराबर m di/dt बराबर म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू एल di/dt। इनको आप कंपेयर करो तो आपको m का जो मान मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू एल। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। याद आपको ये रखना है कि यहां पर जो रेडियस लिया गया है, जो त्रिज्या ली गई है, वो किसकी है, अंदर वाले की ली थी हमने, ठीक है, जिसके अंदर हम म्यूचुअल इंडक्शन करा रहे हैं, जो सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल, जिसके अंदर इंडक्शन प्रेरण हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। तो R2 किसकी त्रिज्या है, सेकेंडरी की त्रिज्या है, बस इतना याद रखो।
अच्छा ये तो बात हुई जब हमने इसको वैक्यूम के अंदर लिया, अगर वैक्यूम में ना हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, म्यू नॉट की जगह म्यू एम लिख दो, ठीक है। तो एम अगर आपने मीडियम में लिया है किसी में तो म्यू एम की जगह पे म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हो, म्यू नॉट म्यू आर N1 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू एल के बराबर ही हो गया। यही रिलेशन इसने यहां दे रखा है, एम बराबर म्यू नॉट म्यू आर N1 इंटू पाई R स्क्वायर एल के बराबर लिख सकते हैं। R1 उसने अंदर का लिया होगा इसलिए उसने R1 ले रखा है, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी एम की, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बल्कि यही फॉर्मूला बन जाएगा, तो आपको म्यू आर नॉट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी से काम आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपके पास रिलेशन आ गया। एक चीज और आप याद रखेंगे यहां पर, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपके पास काम में आ जाता है, उसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने कहा अभी, जैसे मैंने आपने क्या कहा, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे, आप तो चुपचाप बैठे हो, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, मैं ही बोल रहा हूं इतनी देर से, हाँ, कि फाई जो है वो आई के समानुपाती है, फाई जो है वो आई के समानुपाती है, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि फाई जो है वो एक लूप का फ्लक्स है, तो एन लूप का फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, एन फाई, ठीक है। ये एन फाई भी आई के समानुपाती होगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहां से अगर मैं फाई की जगह पर, अच्छा इनको अगर मैं समाकलन कर दूं तो डी बाई डी टी एन फाई जो होगा वो एम डी आई बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि डी फाई बाई डी टी का जो मान होगा वो ई के बराबर होगा, ठीक है। तो कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, E1 बराबर माइनस डी बाई डी टी N1 φ1, ठीक है। और कुंडली 2 में जो हो जाएगा E2 बराबर माइनस एम डी आई टू, हाँ ये क्या लिख दिया इन्होंने, ना नोटेशन में गड़बड़ हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि N1 φ1 जो होगा वो Mi2 के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, I1 क्या है, φ1 क्या है भाई, पहली कुंडली के द्वारा फ्लक्स, ठीक है। और I2 क्या है, I2 है जो सेकेंडरी के अंदर करंट जनरेट हुआ है। अगर आप दोनों तरफ इसका समाकलन कर देते तो आपको मिलेगा N1 φ1 डी बाई डी टी इसका बराबर डी बाई डी टी Mi2, ठीक है। अच्छा, तो E1 का मान हमें कितना मिल जाएगा, माइनस डी N1 φ1 बटे डी टी, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस एम डी आई टू बटे डी टी के बराबर होगा, ठीक है। तो E1 का जो मान होगा वो माइनस एम डी आई टू बटे डी टी के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा याद रखना कि पहले में जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो दूसरे करंट पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अगर आप दूसरे को प्राइमरी ले लेते हो तो उसका जो ईएमएफ जनरेट होगा वो प्राइमरी पर सेकेंडरी पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बस इतना ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, बाकी बात चीज़ें आप कर पाओगे। अच्छा, स्वप्रेरकत्व पे आते हैं। सो स्वप्रेरकत्व में भी पूरा का पूरा वैसे ही अपना रिलेशन है, उसको भी अपन समझ लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। मैंने कहा है कि मेरे पास एक ही कुंडली है और इसी कुंडली के अंदर इसी के कारण, खुद के कारण जो है प्रेरण हो रहा है, ठीक है, यही कुंडली है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, एन के बराबर है, ठीक है। आप बोलोगे कि यहां पर बी जो होगा इसके कारण वो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अच्छा, फ्लक्स कितना होगा भाई, बी डॉट ए, तो म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक लूप का हुआ, ठीक है। पूरे एल लेंथ का चाहिए तो एन इंटू एल से आप उसको गुणा कर दोगे, वही पूरा काम। तो फाई कितना हो गया भाई, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये फाई का मान आ गया। डी फाई बाई डी टी का मान कितना आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, ये मान हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, आपके पास आपको पता है कि फाई जो है वो आई के प्रोपोर्शनल होगा, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, डी फाई बाई डी टी जो होगा वो भी आई के समानुपाती होगा, डी आई बाई डी टी के समानुपाती होगा, ठीक है। स्वप्रेरकत्व है तो इसके जगह पर हमने जहां m लिखना था वहां हमने l लिख देना है, तो एल डी आई बाई डी टी। एल क्या होता है भाई, स्वप्रेरकत्व का नियतांक होता है, ठीक है। यहां आप इसको कंपेयर करोगे तो ये एल डी आई बाई डी टी के बराबर आपको मिलेगा। l का मान आपको मिल गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, खत्म बात। ये फॉर्मूला भी आपको मिल गया एल का, ठीक है, ठीक है।
अच्छा देखो, अब एक फॉर्मूला और देखते हैं कि इसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि जो रजिस्टर के अंदर जो ऊर्जा क्षय होती है वो I²R के बराबर आप देते हो उसको, जो प्रति इकाई समय में जो ऊर्जा क्षय होती है, पावर वार होती है, उसको देते हो आप कितने I²R से देते हो। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर होती है वो, उसको आप देते हो 1/2 CV² से। तो इंडक्टर के लिए भी अपन को पता होना चाहिए कि इंडक्टर के लिए कैसे इसको करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कार्य जो होता है, पावर जो होती है, कार्य तो छोड़ो, पावर जो होती है वो कार्य बटे समय, यानी कि अगर बात करूं इसकी इलेक्ट्रिकल पावर की तो E × I के बराबर होगी। ठीक है, तो आप देखोगे इसको dW/dt लिखा है इन्होंने, कार्य को, कार्य बटे समय को, ये E/I के बराबर होगा। तो E कितना है आपके पास, E आपने लिखा है LI dI/dt। ठीक है, E का जो मान होगा वो LI के बराबर आ जाएगा, और यहां से है सीरियसली यदि हम प्रतिरोध क्षय में नगण्य मान लें तो केवल प्रतिरोध प्रेरक प्रतिरोध का विचार करें तो समीकरण 6.16 का उपयोग करने पर, 6.16 कौन सा उन्होंने दे दिया भाई, नया रिलेशन 6.16 ऊपर ही होगा। -6.16, हाँ तो E जो है -LdI/dt तो है। अच्छा, यहाँ से लिख रखा है ना, अच्छा तो यहाँ पर जो आया था ना अपने पास L, तो यहाँ से E का जो मान आएगा, E का मान भी लिख लो, E का जो मान होगा वो -LdI/dt के बराबर होगा। जैसे वहाँ पर dI/dt के बराबर आया था, यहाँ पर भी जो E का मान होगा वो -LdI/dt के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं तो d/dt कितना हो जाएगा भाई, E की जगह आपने लिख दिया कितना, LdI/dt। ठीक है, और I तो है यहाँ पर, dt से dt करा तो आपके पास dW जो हो गया वो कितना आ गया, LI dI के बराबर यहाँ से आ गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, कुल समय चाहिए आपको तो कुल करंट के लिए चाहिए, 0 से I करंट के लिए चाहिए कितना इसके अंदर कार्य होगा, तो कार्य जो होगा वो कितना होगा भाई, 1/2 LI² आपके पास कार्य हो जाएगा, और ये कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जाएगा इसकी ऊर्जा कितनी होगी इसके अंदर, तो ऊर्जा आप निकालने के लिए बोलोगे 1/2 LI² के बराबर इसकी ऊर्जा होगी। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है ये व्यंजक हमें m द्रव्यमान किसी कण की गतिज ऊर्जा के व्यंजक के m² याद दिलाता है, नहीं याद दिलाता हमें। ठीक है, अच्छा ये क्या रहेगा, समीकरण 6.9 में निरूपण कर हो जाएगा, तो उसके लिए प्रयोग निरूपित करता है, तो फैराडे के नियम के अनुसार, चलो ठीक है, इन्होंने दोनों को कंपेयर करके लिख दिया है। ठीक है, जरूरत नहीं है अपने को। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र देख लेते हैं एक बार, चलो आओ। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अब नेक्स्ट क्लास मतलब एसी पढ़ने के बाद इसको समझेंगे, तो एसी तो समझ में आया तभी तो प्रत्यावर्ती धारा समझोगे। ठीक है, इसको अच्छा ये ऊपर जो अपने फॉर्मूला लिखा है ना, ये क्या किया है इसके अंदर, इसने बोला है कि अगर 2 कुंडलियां हैं आपके पास, ठीक है, तो 2 कुंडलियों में जब आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा तो वो किस प्रकार से होगा, आप देख सकते हो कि अगर 2 कुंडलियां हो आपके पास, चलो इस प्रकार से, या वैसे बना लेते हैं, ये 2 कुंडलियां जो मैंने बनाई थी इस प्रकार से, और ये अंदर वाली कुंडली, ठीक है, अंदर वाली कुंडली में जो ईएमएफ जनरेट होगा, जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगा, वो किस किस पर निर्भर करेगा। एक तो आप जानते हो कि इन दोनों की वजह से एक इसके अंदर प्रेरण होगा, जिसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है अंदर वाली कुंडली के अंदर, उसके अंदर खुद के कारण भी एक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, एक ईएमएफ अपने को देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुल जो फ्लक्स होगा उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या करा है, जो कुल फ्लक्स निकाला है, तो कुल फ्लक्स का मान उन्होंने बोला है कि N1∅1 जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, M11 L1 I1। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा था इसके अंदर, I1, ठीक है, प्लस M12 I2। ठीक है, ये तो खुद के कारण वाली बात हो गई, और ये इस दूसरे वाली कुंडली के कारण की वाली बात हो गई। ठीक है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, इसका अवकलन करें, तो हमें मिलेगा E1 बराबर माइनस, ठीक है, माइनस क्यों लगाया, लेंस के नियम से, माइनस M11 dI1/dt, अरे L कहां से आ रहा है बार बार, dI1/dt माइनस M12 dI2/dt। प्रैक्टिकल कंडीशन में तो यही होगा ना,
उसमें स्वप्रेरकत्व भी होगा और अन्योन्य प्रेरण भी होगा, दोनों तरह के प्रेरण होंगे। ठीक है, तो आपके पास E1 का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा -L1। M11 को इसने क्या लिख दिया है भाई, अब इसने लिख दिया है L1। ठीक है, पहले M11 ही लिखना नहीं चाहिए था, बाद में उसको चेंज करके L1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। और ये M12 dIdt/dt, ये मान आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब प्रत्यवधि धारा जनित्र अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जब मतलब नेक्स्ट टाइम AC पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी AC के रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, ये अपना हो गया है इसको, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बोल रहा प्रभावी क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर की 800 फेरों की कोई कुंडली 5×−5 टेस्ला के किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है। जब इस कुंडली के तल को 0.1 सेकंड में इसके किसी समतलीय अक्ष के चारों ओर 90 डिग्री पर घूर्णित किया जाता है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। देख लेते हैं विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई। इसमें बोला है हमसे कि प्रभावी क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर, तो ए का मान हमें दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तसल्ली से करना थोड़ा सा क्वेश्चन। और 800 फेरो, एन 800 फेरो को कुंडली, एन का मान दे रखा है 800। ठीक है, बी का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, अच्छा, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है जब इस कुंडली के तल को 0.1 सेकंड में, टाइम दे रखा है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में इसकी किसी समतलीय अक्ष के चारों ओर 90 डिग्री घूर्णित किया जाता है। इस समतलीय अक्ष के चारों ओर, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई E तो हमें जानते हैं कि E का जो मान होता है वो तो d∅dt के बराबर होता है। ठीक है, साइन नहीं ले रहा हूं अभी। E का मान जो होता है वो d∅dt के बराबर होता है। फाई अगर हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा फाई कितना होगा। तो डेल्टा फाई यहां पर हो जाएगा फाई जो होता है आपके पास वो होता है B.A, यानी कि φ1 इनिशियल फाई की बात करूं तो हो जाएगा BA कॉस, कितना घूर्णन करा है इसको 90 डिग्री पर घूर्णन किया जाता है। ठीक है, अभी तो कितना था इसके किसी समतलीय अक्ष के चारों ओर, समतलीय अक्ष के चारों ओर, तो cos 0 था पहले। ठीक है, तो B × A के बराबर था पहले, अभी फाई फाइनल। ठीक है, कितना हो गया बाद में आराम, अंतिम स्थिति में कितना हो गया BA cos 90, यानी कि परिवर्तन कितना आपने कर दिया है, ये तो 0 हो जाएगा। BA का परिवर्तन हो गया, यानी कि डेल्टा फाई का मान जो आया वो BA के बराबर आ गया। ठीक है, तो डेल्टा फाई का मान मतलब n है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो B का मान कितना है 5 × 10⁻⁻5। ठीक है, n का मान आपके पास 800 है और A का मान आपके पास 0.05 है, तो यह क्या डेल्टा फाई का मान आ गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस आ जाएगा साइन यहाँ पर, 0 - BA। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये गया 8 × 5 = 40, 25 25 8 200 × 10⁻⁻5, ये तो डेल्टा फाई का मान आया। ठीक है, ई का मान कितना होगा भाई, माइनस ऑफ, या माइनस लगाओ, -200 × 10⁻⁻5 बटे समय कितना लगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ई का मान कितना आया भाई 200 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो ई का मान कितना आया भाई 2 × 10⁻⁻2, यानी कि 0.02 वोल्ट। आ तो रहा है आंसर, 0.02 वोल्ट का यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, फ्लक्स के अंदर पता परिवर्तन निकाला, कितना फ्लक्स के अंदर परिवर्तन होगा, आंसर दे दिया। किसी लंबी परिणाली का व्यास 0.1 मीटर है, इससे तार के फेरों की संख्या 2 × 10⁻4 प्रति मीटर है। इसके केंद्र पर 0.01 मीटर त्रिज्या का 100 फेरों वाली एक कुंडली इस प्रकार रखी है कि दोनों के अक्ष संपाती हैं। परिणालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक स्थिर दर से कम होता है तो, और 0.05 सेकंड में 4 एम्पीयर शून्य हो जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 इतना है तो अंतराल में कुंडली प्रवाहित कुल आवेश कितना होगा। कुल आवेश देखो, कुल आवेश के ऊपर क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, कुल आवेश के अंदर क्वेश्चन आ गया है, तो आपको मैंने बताया था कुल आवेश का क्वेश्चन निकालने के लिए आप बोलोगे डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा फाई बटे आर के बराबर होता है, सिंपल। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अभी इसी फॉर्मूले से होगा ये। देखो कैसे होगा, बोला है लंबी परिणाली का व्यास 0.1 मीटर, इसका व्यास हमें दे रखा है 0.1 मीटर, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर परिणालिका की त्रिज्या। इसमें तार के फेरों की संख्या, तार n का मान दे रखा है आपको 2 × 10⁻4 प्रति मीटर, यानी कि छोटे n का मान दे रखा है 2 × 10⁻4
इसके केंद्र पर 0.0 एम त्रिज्या के 100 फेरों वाली एक कुंडली इस प्रकार रखी है कि दोनों अक्ष के संपाती हैं। ठीक है, अंदर वाली जो है ये R1 है। ठीक है, अंदर वाली जो है आपके पास उसका मान R2 है, उसका मान 0.01 मीटर त्रिज्या दे रखी है ना, 0.01 मीटर की त्रिज्या दे रखी है हमें, 100 फेरों वाली एक कुंडली। तो और n का मान इसका दे रखा है, ये n1 हो जाएगा, n2 मान रहेगा आपका 100 फेरों वाली कुंडली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार रखिए कि दोनों के अक्ष संपाती हैं। परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक स्थिर दर से कम होता है। ठीक है, di/dt जो है वो कांस्टेंट है। और 0.05 सेकंड में 4 एम्पीयर शून्य हो जाता है। 0.05 सेकंड में 4 एम्पीयर, तो मतलब di/dt का मान कितना हो गया, 4 से 0, पहले 4 था, ठीक है, फिर 0 हो गया, तो 0 माइनस 4 बटे कितने सेकंड में हुआ, 5.05 सेकंड में। तो di/dt का मान अपने पास आ गया -4 बटे 0.05। इसको ऐसे रहने देते हैं, हम यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है, कट पिट जाएगा वैसे वो। कुंडली का प्रतिरोध 10 पाई स्क्वायर है ओम है, तो अंतराल में कुंडली में प्रवाहित कुल आवेश कितना होगा। ठीक है भाई। अच्छा देखो, तो हम जानते हैं कि फाई का जो मान यहाँ पर आएगा, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ना, फॉर्मूला देखा, तो फाई का जो मान यहाँ पर आएगा वो म्यू0 n1 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू L के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा देखो, अब अपने को क्या क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है म्यू0 का मान अपने को रख लेंगे अभी बात। n1 का मान अपने को दे रखा है 2 × 10⁻⁴, नहीं कि 20,000। ठीक है, n2 का मान अपने को दे रखा है 100। ठीक है, ये n2 का मान जो है ये n2 नहीं है। n2 क्या होता है, प्रति इकाई लंबाई में कितना फेरे हैं, आपको दे रखा है n2 कुल फेरे हैं, तो n2 इंटू L का मान आपको यहां पर दे रखा है इंटू 100, तो n2 इंटू L दोनों के मान एक साथ मिला के रख दिया आपने, और पाई R2 स्क्वायर, और R2 का मान कितना दे रखा है, R2 का मान आपके पास है 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात हुई अपने पास फाई की। तो फाई आ गया अपने पास, मतलब वही चेंज जितना ऐसे परिवर्तन आया होगा उसको आपने यहाँ पर फाई के रूप में यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अच्छा, और अपने को चाहिए डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा फाई कितना आया, म्यू0 इंटू 20,000 इंटू 100 इंटू 0.01 का स्क्वायर इंटू पाई बटे आर कितना है, 10 पाई स्क्वायर। आप इसको हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको आपको हल करना पड़ेगा, आपको डेल्टा क्यू का मान मिल जाएगा। आगे देखें, यहां दर्शाए गए परिपथ में 3 सर्वसम प्रतिरोध, 2 सर्वसम प्रेरक और 1 आदर्श बैटरी जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का मान R बराबर 9 ओम है, प्रत्येक प्रेरक का प्रतिरोध L बराबर 2 मिली हेनरी है, तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल E बराबर 18 वोल्ट है। तो स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात बैटरी से विद्युत धारा I का मान क्या होगा। स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात इसके अंदर मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या मान होगा इसमें, कोई ऑप्शन इसमें दे रखा है नन आंसर, कोई भी आंसर नहीं है इसके अंदर। इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। चलो भाई, तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे आपने बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोध ये दे रखा है, स्विच को बंद, जैसे ही स्विच को बंद किया गया तो आप क्या करो ना, जहां पर इंडक्टर लगा हुआ है उस इंडक्टर को कर दो ओपन, और जहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर को कर दो क्लोज। ठीक है, क्यों ओपन करा हमने इंडक्टर को, क्योंकि हम जानते हैं इंडक्टर जो है एकदम से करंट नहीं बदलने देगा अपने अंदर एकदम से करंट नहीं बदलने देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इंडक्टर को ओपन कर दिया और कैपेसिटर को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर जो है, मतलब ये जो कैपेसिटर जहां लगा है उसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, उस स्विच को हमने क्लोज कर दिया है। तो देखो कितना आ जाएगा, यहां पर क्या सर्किट बन जाएगा, इस प्रकार का सर्किट बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपने सर्किट बना दिया। इसका वैल्यू कितना आर है, इसका भी आर है, उसका भी आर है, मतलब 9 ओम के बराबर, तो आर हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, ई का मान अब देख कर रखा है आपको 18 वोल्ट। ठीक है, 18 वोल्ट आपको ये बैटरी का मान दे रखा है ना। आप देखोगे इसके अंदर से आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको कुछ और अगर हल्का सा सॉल्व किया जाए तो ये तो ओपन है, इसका कुछ काम ही नहीं है कि 18 वोल्ट की बैटरी में एक रजिस्टर लगा हुआ है इस प्रकार से, और एक बैटरी रजिस्टर लगा हुआ है इस प्रकार से, 9 और 9 पैरेलल पे। ठीक है, तो मिलाए कितना हो जाएगा, 4.5, आई कितना होगा भाई, 18 बटे 4.5 यानी कि 9 बटे 2, 4 एम्पियर का इसके अंदर करंट आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं। ठीक है, तो इसलिए नन ऑप्शन इसके अंदर नन दे रखा है, इसके अंदर आंसर हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, वैसे आंसर नहीं है उसको। किसी लंबी परिनालिका में फेरों की संख्या 1000 है, जब इस परिनालिका से 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इस परिनालिका के प्रत्येक फेरे में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना है, तो परिनालिका स्वयं प्रेरकत्व क्या है।
हमें पूछा गया है किसी लंबी परिणिका में फेरों की संख्या 1000 है, यहां पर n का मान दे रखा है आपको 1000। ठीक है, जब इस परिनालिका में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो I का मान दे रखा है 4 एम्पियर। तो इस परिनालिका प्रत्येक फेरे संबंध चुंबकीय फ्लक्स जो फाई है वो दे रखा है 4 × 10⁻³ वेबर। ठीक है, प्रत्येक फेरे से। इस परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व क्या होगा? तो फाई जो होता है वो फॉर्मूले से μ0 n² r × n² πr² l × I के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको दे रखा है वैल्यू। तो फाई का मान कितना हो जाएगा भाई? μ0 × n का मान आप रखोगे 1000। ठीक है, अबे यार क्या बात कर रहे हो यार। देखो यहां से आप देखोगे फाई का जो मान होगा वो n × फाई जो होगा वो I के बराबर होगा। ठीक है, Li के बराबर होगा। यहां से L का मान कितना आ जाएगा? L का मान आ जाएगा आपके पास n⁵/I के बराबर। खत्म, इतना करना है बस। कहाँ इतना सोच रहे हैं वहां पर। 1000 × फाई का मान दे रखा है 4 × 10⁻³ का मान दे रखा है 4। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कटेगा, 1 हेनरी आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन सरल रेखीय पथ XY पक्ष पर गतिमान है। एक कुंडली ABCD इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग से निकटवर्ती है। तो इस कुंडलीय प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन जो है उधर जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो किसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको देखते हैं हम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती वो इसके ABCD के अंदर इस तरह से निकलती, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो इसके अंदर है वो इस तरफ से बन रही है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए, ABCD के अंदर जो करंट आना चाहिए वो इस तरह से आना चाहिए कि वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को काटे। ठीक है, मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो बाहर की दिशा में आनी चाहिए। और बाहर की दिशा में कब आएगी? जब इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। एंटी क्लॉकवाइज बहेगी मतलब बाहर की तरफ आएगी। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कुंडली के पास निकल जाने के धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी? ABCD दिशा में धारा की प्रेरित नहीं होगी, ADCB दिशा में, ABCD ऐसे बहेगी ना, ABCD दिशा में आनी चाहिए। ठीक, गलत मार्क कर रखा है इसमें, ABCD हमेशा आएगी। R त्रिज्या की एक पतली अर्धवृत्ताकार चालक रिंग वलय PQR किसी क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में B में गिर रही है। गिरते समय इसका समतल आरेख में दर्शाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर रहता है। जब गिरती हुई रिंग की चाल V है तो इसके दो सिरों के बीच विकसित विभवांतर क्या होगा? इसके दो सिरों के बीच विकसित विभवांतर किसके बराबर होगा? हाय R त्रिज्या की पतली अर्धवृत्ताकार चालक रिंग PQR किसी क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में गिर रही है। कहाँ गिर रही है? क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, गिर रही है। गिरते समय इसका समतल आरेख में दर्शाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर रहता है। जब गिरती हुई रिंग का चाल V है तो इसके दो सिरों के बीच विकसित विभवांतर क्या होगा? इसके दो सिरों के बीच विकसित विभवांतर क्या होगा? मतलब इसके बीच जो विकसित विभवांतर होगा वो क्या होगा? इस तरह से नीचे गिर रही है। ठीक है, अच्छा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? इसकी लंबाई हो जाएगी इसकी R और R। ठीक है, तो कितना होगा भाई? ये हो जाएगा आपके पास E जो होता है वो BLV के बराबर होता है। ठीक है, तो E का जो मान होगा वो BL × BV × R की जगह पे 2R रख दोगे तो ये हो जाएगा 2R BV के बराबर। ठीक है, आपको याद रखना है कि कैसा भी शेप हो, ठीक है, बताया तो आपको, कैसा भी शेप हो और ये अगर चल रहा है ये, ठीक है, अगर ये चालक चल रहा है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है और पता करना है इसके अंदर कितना EMF जनरेट हुआ, तो आप इसके दोनों सिरों को जोड़ दो। ठीक है, इनकी जो लंबाई है उस लंबाई के अनुसार आप निकाल पाओगे क्या इसके अंदर ई जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन वगैरह से करते हैं, इसको प्रूव हो जाता है कि इंटीग्रेशन से पता चल जाता है कि ये चीज की लंबाई को अगर कर दोगे ना, आप जोड़ दोगे ऐसे करके तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे कि ऐसा लूप है, इसको भी जोड़ दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन से इसको हम प्रूव कर देते हैं, लेकिन आप याद रखो कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हो कि आपको तो सिर्फ सीधी लंबाई, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी प्रेरक में विद्युत धारा L आरेख में दर्शाए गए वक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, तो निम्नांकित में कौन सा ग्राफ समय के साथ वोल्टता का सही परिवर्तन होगा। ठीक है, ये I जो है उस प्रकार से बदल रही है, तो पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो होगा वो प्रदर्शित होगा। अच्छा, तो E जो होता है भाई वो होता है L/dI/dt के बराबर होता है। ठीक है,
ई जो होता है वो एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो धारा जो है बदल रही है, बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन एक नियत रूप से बढ़ रही है, मतलब v का जो मान होगा वो डी आई बाई डी टी जो यहाँ पर नियत है, ठीक है। तो v का जो मान होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट किस में आ रहा है भाई, यहाँ तो v बढ़ रहा है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर v बढ़ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर v क्या हो रहा है, यहाँ पर v बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये होगा, ठीक है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद में देखोगे तो आई जो है घट रहा है तो जो वी जो है वो नेगेटिव में होना चाहिए लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी कुंडली में विद्युत धारा आई का मान, ये तो कर दिया ना, ये क्वेश्चन रिपीट और अच्छा इस तरह से बदल रहा है अब। तो वही बात है कि जो ई का जो मान होगा वो एल डी आई बाई डी टी से आप दोगे, ठीक है। तो यहां देखोगे आप t/4 तक आई बढ़ रहा है, मतलब v जो होगा वो कांस्टेंट होगा पॉजिटिव में, तो t/4 तक कांस्टेंट है पॉजिटिव में। क्या बात कर रहे हो यार, किसी कुंडली में विद्युत धारा आई का मान अरे कौन समझ पर ऐसे कैसे ये बढ़ेगा ऐसे, ओ माइनस एल डी आई बाई डी टी आएगा ना, ओके ओके ओके, माइनस डी एल डी बहुत जल्दी रहती है हमको, ठीक है। तो जब ये बढ़ेगा मतलब कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो इसके मतलब इसके अनुसार ये पिछला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसके अंदर कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ये ऐसा बनना चाहिए था, पहले आना चाहिए था यहाँ पे नीचे और फिर ऊपर आना चाहिए था। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हो, परिमाण पूछा हो तो वो ठीक हो सकता है, नहीं तो वो ठीक नहीं। एक चालक वृत्तीय रूप की 0.04 टेस्ला की अचर चुंबकीय क्षेत्र में दिशा में लंब दिशा में रखा गया है। लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र दिशा में लंब दिशा में है। लूप के त्रिज्या 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से घटने लगती है। जब लूप की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक है। एक चालक वृत्तीय लूप है आपके पास जो कि b बराबर 0.04 टेस्ला में रखा है, ठीक है, लंब दिशा में रखा है, ठीक है। लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंब दिशा में है। लूप की त्रिज्या जो है 2 मिलीमीटर प्रति सेकंड के दर से घटने लगती है, मतलब डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर बटे डी आर बटे डी टी जो है वो कितना है, वो है आपका कितना है 2 मिलीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है, इसका मान सिर्फ निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस नहीं ले रहा हूं, तो d∅/dt के बराबर होता है। और d जो होता है वो क्या होता है भाई, b.a के बराबर होता है। अगर लंब है, ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा तो b के बराबर आ जाएगा। b कांस्टेंट है, बाहर ले लोगे तो b × dA/dt के बराबर आपके पास आ जाएगा। आपको dr/dt दे रखा है, आपको निकालना है dA/dt कितना होगा। आप जानते हो कि a का जो मान होता है वो πr² के बराबर होता है, यानी कि dA/dt का जो मान होगा वो 2πr dr/dt के बराबर होगा, ठीक है। तो निकाल लोगे 2π, r की जगह पर क्या रखोगे, r दे रखा है ना 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻² मीटर, और dr/dt आपने यहां पर लिखा हुआ है 2 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 4 दूनी 8 पाई × 10⁻5 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। मान रख दोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखोगे, b का मान कितना रखोगे 0.04, ठीक है, और dA/dt क्या रखोगे 8 पाई × 10⁻5 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। तो कितना होगा, ये गया 100, ठीक है, इधर गया -7, ठीक है, 8 चौक 32 पाई × 10⁻7 यानी कि 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट। खटाक से आंसर आए 10। देखो, एक लंबे बहुकुंडलक सोलेनॉइड में 500 फेरे हैं। जब इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो हर फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स इतना होता है। तो सोलेनॉइड का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, सोलेनॉइड का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। एक लंबे सोलेनॉइड के 500 फेरे हैं, इनका मान आपको 500 दे रखा है, ठीक है। जब इसमें 2 एम्पीयर की धारा, आई का मान आपको 2 एम्पीयर दे रखा है, ठीक है। तो फेरे समय चुंबकीय फ्लक्स का मान वैसे ही क्वेश्चन जो हमने किया था 4 × 10⁻³ तो सोलेनॉइड, ये तो वही सेम ही क्वेश्चन हो गया यार, ठीक है। हम जानते हैं कि n∅ का जो मान होगा वो Li के बराबर होगा। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए ना। तो फाई का जो मान होगा वो n∅/i के बराबर होगा। n का जो मान होगा वो 500, फाई का जो मान होगा वो 4 × 10⁻³
और आई का जो मान होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर, ठीक है, 2 दूनी 4, 1000 × 10⁻³ 1 हेनरी के बराबर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 0.2 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क जो इतना एक बटे प्रेरणा के अचर चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष बी के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, डिस्क से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा 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 0.2 मीटर त्रिज्या, आर दे रखा है आपको 0.2 मीटर, डिस्क इस तरह से डिस्क है कि अचर चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसके अक्ष बी के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, इसका अक्ष जो है वो बी के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। तो एंगल कितना बनाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। डिस्क संबंधी चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो फाई बराबर बी का मान रख दो, एक बाय पटे पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा, आर कितना दे रखा है 0.2 मीटर, 0.2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 हो तो गया, किस यही पूछा है बस, 0.04 इंटू 1/2, हाँ हो गया 0.02, आगे तो आ गया आंसर, यही था बस, क्या क्वेश्चन था ये। दो कुंडलियों के स्व प्रेरक के क्रमशः 2 मिली एम्पीयर 8 मिली एम्पीयर इनमें इस प्रकार से रखा गया है कि कुंडली एक प्रभावी फ्लक्स दूरी पूरी तरह से दूसरी कुंडली को फ्लक्स पर निर्भर है, तो दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, ठीक है। दो कुंडलियों के स्व प्रेरकत्व के जो है आपके पास एल का मान दे रखा है आपके पास 2 मिली हेनरी, और L1 का मान दे रखा है 2 मिली हेनरी, और L2 का मान दे रखा है 8 मिली हेनरी, ठीक है। इस प्रकार से रखा गया है कि कुंडली के प्रभावी फ्लक्स पूरी तरह दूसरी कुंडली में फ्लक्स पर निर्भर है, ठीक है। अच्छा, बोला कि दोनों के जो है ये है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो इनका आंसर क्या होगा? तो उसको आप याद रखते हो कि M12 का जो मान होता है वो रूट L1 L2 के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। तो M12 का जो मान होता है वो रूट L1 L2 के बराबर होता है, उसको आप याद रखोगे, ठीक है। दो कुंडलियों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट से इस तरह से रिलेटेड होता है। तो आप निकालना चाहें तो L1 का मान आपको दे रखा है 2 और L2 का मान आपको दे रखा है 8, तो 8 दूनी 16, 16 का रूट होगा 4 मिली हेनरी, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक परिपथ का प्रतिरोध R है, इस परिपथ में समय डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स का मान डेल्टा फाई से बदल जाता है, तो ये फॉर्मूला है सीधे सीधे Q बराबर डेल्टा फाई बटे R होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, L बराबर 2 मिली हेनरी की एक कुंडली में धारा I बराबर इतनी प्रवाहित हो रही है, तो प्रेरित विद्युत बल के किस समय शून्य होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किस समय शून्य हो जाएगा? विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई? L di/dt, मान की बात कर रहा हूं, L di/dt, ठीक है, माइनस नहीं लगाया आगे, तो 2 × 10⁻³ और di/dt यानी कि d/dt किसका? I स्क्वायर, ठीक क्या दिया है, I² e⁻⁻t, ये शून्य के बराबर करना है, तो किस समय शून्य होगा? ये I² क्या है भाई? ये I² नहीं समझ में आ रहा हमें। I² अगर कांस्टेंट भी ले लिया जाए तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो माइनस e⁻⁻t के बराबर होगा, शून्य नहीं। ये तो कुछ गड़बड़ी देख, कुछ लिखने में गड़बड़ हुई है, कुछ चेक करें इसको, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं, रखा है T² है, सॉरी T², I नहीं है, T है वो, वही तो, ये T² है, ठीक है। अब हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, L di/dt है, इसको 0 के बराबर कर देना है, तो 0 के बराबर करोगे तो कितना होगा भाई? L का मान रखोगे 2 × 10⁻³ ठीक है, और d/dt किसका? T² e⁻⁻t का, ठीक है। तो कर लो इसको, ये हो जाएगा 0 के बराबर करना है इसको, तो इसको जब आप इसका अवकलन करोगे तो 2t e⁻⁻t माइनस T² e⁻⁻t इसका अवकलन होगा, ठीक है। अवकलन अब करना आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से आपको, तो इधर 2t माइनस T² बचेगा, ये 0 के बराबर होगा, e⁻⁻t तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो 2t ही T² के बराबर होगा, यानी कि t का जो मान होगा वो 2 सेकंड के बराबर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हमने आज चर्चा करी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।